तो आज हम लोग पढ़ने का ठान लिए हैं भाई फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ। तो ये बात सबको दिमाग में बैठा लो, सब लोग दिमाग में बैठा लो कि आज जो पढ़ेंगे फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ बहुत ही इजी में पढ़ेंगे। मतलब इस लेक्चर को देखने के बाद आपको चीजें याद हो जाएगा, क्रिस्टल एंड क्लियर कॉन्सेप्ट हो जाएगा, कोई भी वीडियो देखने का जरूरत नहीं पड़ेगा। बस शुरू से लेकर लास्ट तक बने रहना और स्क्रीनशॉट ले लेना ताकि तुमको नोट्स बनाने में आसानी हो जाए। तो चलो समझते हैं कि जो सेल चैप्टर है, फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ चैप्टर है ना, इसके बारे में थोड़ा सा समझते हैं कि क्या क्या पढ़ना है। तो सबसे पहले जो हम लोग पढ़ेंगे कौन कौन से टॉपिक कवर करेंगे, इसमें आ गया इंट्रोडक्शन ऑफ सेल, सेल का थोड़ा सा इंट्रोडक्शन करेंगे, ठीक है। उसके बाद डिफरेंट टाइप्स ऑफ सेल, अलग अलग टाइप्स का सेल है, अलग अलग टाइप का अलग अलग शेप होता है और अलग अलग साइज होता है, अलग अलग शेप होता है, ये सब हम लोग इसमें कवर करेंगे। फिर सेल मेम्ब्रेन पढ़ेंगे, सेल वॉल पढ़ेंगे, न्यूक्लियस पढ़ेंगे, साइटोप्लाज्म पढ़ेंगे, ठीक है। फिर हम लोग पढ़ेंगे सेल ऑर्गेनेल्स, सेल ऑर्गेनेल्स के बाद क्या पढ़ेंगे, सेल डिवीजन। ये हमारे टॉपिक है जो हम इसको कवर करने वाले हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। सेल इज द फंडामेंटल स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ। कोई भी लिविंग ऑर्गेनिज्म है उसमें सेल होना अनिवार्य है। अगर वो सेल नहीं उसमें है तो वो लिविंग नहीं है। तो सर आपके कहने का मतलब सर कि ये स्मॉलेस्ट यूनिट है, बिल्कुल सही बात है, सेल सबसे छोटा यूनिट होता है। लेकिन एक क्वेश्चन फंसता है यार कि सर सेल ही क्यों सबसे छोटा यूनिट है, उसके अंदर न्यूक्लियस क्यों नहीं है। तो बात यह है कि न्यूक्लियस को अगर मान लेते हैं कि हम निकाल के बाहर ऐसे रख देते हैं तो न्यूक्लियस एग्जिस्ट नहीं करेगा, वो जिंदा नहीं रहेगा। कोई भी माइटोकॉन्ड्रिया को बाहर रख देंगे तो वो इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस नहीं है उसका। लेकिन एक सेल को अगर बाहर रख दें तो वो इंडिपेंडेंट एग्जिस्ट कर सकता है। जैसे कि अमीबा, अमीबा एक यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म है तो सिंगल सेल एग्जिस्ट कर सकता है, लेकिन सिंगल माइटोकॉन्ड्रिया या सिंगल सेल ऑर्गेनेल न्यूक्लियस कोई एग्जिस्ट नहीं करता है। इसीलिए हम लोग सेल को सबसे छोटा यूनिट मानते हैं। और जिस तरह से हम बिल्डिंग बनाते हैं उसमें छोटे छोटे ब्लॉक्स से बने होते हैं बिल्डिंग, जिसको बोलते हैं ब्रिक, ईंट बोलते हैं, उसी तरह से ऑर्गेनिज्म में छोटे छोटे जो यूनिट है उसको हम लोग बोलते हैं सेल। तो इसीलिए बोलते हैं कि सेल इज द फंडामेंटल स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ। चलिए बात तो क्लियर हो गया सेल क्या है, ठीक है। अब एक चीज समझते हैं कि अगर सेल है तो सेल के पास तीन चीज होना चाहिए, सेल के पास तीन चीज तो होना चाहिए भाई। कौन कौन सा, कि सेल अगर है तो सेल के पास सेल मेम्ब्रेन होना चाहिए। क्या होना चाहिए, सेल मेम्ब्रेन, या दूसरा नाम प्लाज्मा मेम्ब्रेन। सेल मेम्ब्रेन या प्लाज्मा मेम्ब्रेन होना चाहिए। कोई भी अगर सेल है तो उसमें सेल मेम्ब्रेन और प्लाज्मा मेम्ब्रेन होना चाहिए। दूसरा जो बात करते हैं कि इसमें साइटोप्लाज्म होना चाहिए, साइटोप्लाज्म होना चाहिए, ठीक है, साइटोप्लाज्म होना चाहिए, ठीक है। तीसरी बात अगर करते हैं कि तीसरी बात न्यूक्लियस होना चाहिए, न्यूक्लियस होना चाहिए। मतलब अगर एक सेल है तो उसके पास तीन कंपोनेंट जरूर होना चाहिए, एक तो सेल मेम्ब्रेन या प्लाज्मा मेम्ब्रेन, दूसरा साइटोप्लाज्म और तीसरा न्यूक्लियस। ये तीनों होना जरूरी है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। अब जैसे अच्छे एक बात समझिए ध्यान से, एक क्वेश्चन है मेरा, कैन वी सी अ सिंगल सेल फ्रॉम आवर नेकेड आई। क्या हम लोग इस खुली आंख से एक सिंगल सेल को देख सकते हैं। आप लोग के दिमाग में आंसर आएगा नो। किससे देख सकते हैं, तो आप लोग का आंसर आएगा माइक्रोस्कोप। बट ये गलत कॉन्सेप्ट है, मैं बताता हूं, मैं दिखाता हूं। बिना माइक्रोस्कोप से हम लोग सेल को देख सकते हैं। ऐसे कैसे सर, लार्जेस्ट सेल क्या होता है, आप लोग तुरंत बताएंगे सर ऑस्ट्रिच एग। अरे भाई ऑस्ट्रिच का एग है तो मुर्गी का भी अंडा तो अंडा है, तो क्या आपने अंडा नहीं देखा, एग नहीं देखा, इसका मतलब जो वो सेल है, एग क्या है, सेल है, तो सेल को हम लोग देख सकते हैं। अच्छा सर, सेकंड मेरा क्वेश्चन है, क्या आप
टिश्यू को अपने आंखों से देख सकते हैं? बोले सर ये तो नहीं समझ में आ रहा है। नहीं सर, नहीं देख सकते हैं। फिर हम बोलेंगे आप अपने आंख से टिश्यू को देख सकते हैं। सर एग्जाम्पल, हम बोलेंगे कि एग्जाम्पल में क्या है, समझिए। ब्लड एक कनेक्टिव टिश्यू है। ब्लड, तो ब्लड तो आप देख रहे होंगे, इसका मतलब टिश्यू ने आपने देखा। बोन एक कनेक्टिव टिश्यू है। बोन देखे भी होंगे, जो नॉन वेजिटेरियन होंगे वो खाए भी होंगे चिकन का, यस और नो? हाँ। कार्टिलेज, जो बोन के एंड पे जो रहता है सॉफ्ट वाला पार्ट, उसको बोलते हैं कार्टिलेज। तो आपने बोन देखा है, कार्टिलेज देखा है, ब्लड देखा है, तो आज के बाद आपको बोलना है कि आपने टिश्यू देखा है। तो टिश्यू भी देखा है, सेल भी देखा है ना? और ऑर्गन, जिस चीज से देख रहे हैं बेटा, ये तो ऑर्गन ही तो है, जैसे कि आई, क्या है? आई, ठीक है। ऑर्गन सिस्टम, जैसे डाइजेस्टिव सिस्टम हो गया, रेस्पिरेटरी सिस्टम हो गया, ये सब क्या ऑर्गन सिस्टम है कि नहीं? फिर ये सब मिलके क्या बनाएगा बेटा? आपको ये बना देगा ऑर्गेनिज्म। तो यहां पे देखिए हमने क्या लिया है? सेल। क्या लिया है? सेल। बहुत सारे सेल मिलके क्या बनाएंगे? टिश्यू। क्या बनाएंगे? टिश्यू। और सारे टिश्यू मिलके क्या बनाएंगे? ऑर्गन। क्या बनाएंगे? ऑर्गन, है ना? फिर बात करते हैं कि सारे ऑर्गन मिलके क्या बनाएंगे? ऑर्गन सिस्टम। क्या बनाएंगे? ऑर्गन सिस्टम। और सारे ऑर्गन सिस्टम मिलके क्या बनाएंगे? ऑर्गेनिज्म। क्या बनाएंगे? ऑर्गेनिज्म। बात समझ में आया? मतलब सेल से बहुत सारे सेल मिलके क्या बनाया? टिश्यू। बहुत सारे टिश्यू मिलके क्या बनाया? ऑर्गन। बहुत सारे टिश्यू मिलके क्या बनाया? ऑर्गन सिस्टम। और बहुत सारे ऑर्गन सिस्टम मिलके क्या बनाया? ऑर्गेनिज्म। ठीक है, बात समझ में आ रहा है? हाँ जी। अब देखिए डिस्कवरी ऑफ सेल, ठीक है, कि डिस्कवरी ऑफ सेल के बारे में कुछ हम लोग जानते हैं। आप इनके बारे में सुने होंगे, किनके बारे में? रॉबर्ट हुक। ये बेटा 1665 में ये ऑब्जर्व्ड किए कॉर। किसको? कॉर। ये क्या चीज से बना हुआ रहता है? बार्क ऑफ द ट्री। इस तरह से आप देख सकते हैं, जो पेड़ का जो आउटर कवरिंग होता है उसको बोलते हैं बार्क, है ना? इस तरह से वो छील दिया जाता है, ये बार्क होता है। इसी से, है ना, इसी को वो छोटा सा स्लाइस बना के माइक्रोस्कोप के अंदर देखे थे। और मजे की बात है कि वो अपने ही बनाए हुए माइक्रोस्कोप में वो ऑब्जर्व किए थे। यस और नो? हाँ। लेकिन ये कैसा है? डेड सेल देखे थे। तो अगर रॉबर्ट हुक के बारे में कोई पूछेगा कि कब डिस्कवर किए सेल का, तो 1665 में। लिविंग किए या डेड किए, आपको बताना है डेड सेल देखे। ठीक है। फिर एक और साइंटिस्ट है एंटन वॉन लीeuwenhoek, ठीक है, 65 में ये और 74 में ये लिविंग सेल देखे। और ये लिविंग सेल देखे, ये किस चीज में देखे? ये पॉन्ड वाटर, नदी का पानी, है ना, जो तालाब का पानी होता है, तालाब का पानी एक बूंद लिए और उसमें देखे उनको कुछ घूमता हुआ नजर आया, ऐसे ऐसे घूमता हुआ चीज नजर आया, उसको बोले कि ये सेल है ना, जो कि इधर उधर मूव कर रहा। तो लिविंग सेल कौन डिस्कवर किए? एंटन वॉन लीeuwenhoek। डेड सेल कौन डिस्कवर किए? रॉबर्ट हुक। ठीक है, याद करना बहुत इंपॉर्टेंट है। एक फिर आए साइंटिस्ट रॉबर्ट ब्राउन, वो 1831 में वो क्या किए डिस्कवर? न्यूक्लियस। क्या किए डिस्कवर? न्यूक्लियस। जब वो स्टेन कर रहे थे तो सेल के बीच में उनको ऐसे डार्क 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 कुछ स्ट्रक्चर दिखा, ठीक है ना, डार्क 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 स्ट्रक्चर दिखा, उसको वो नाम दिए क्या कि ये क्या है? न्यूक्लियस है। तो न्यूक्लियस के कौन डिस्कवर किए? रॉबर्ट ब्राउन। एंटन वॉन लीeuwenhoek क्या किए? लिविंग सेल। और रॉबर्ट हुक क्या किए? डिस्कवर डेड सेल। ठीक है, तो ये क्या? डेड सेल, प्लांट सेल। ठीक है ना। अब नेक्स्ट, अब ये देखो सेल थ्योरी। यहां पे 3 साइंटिस्ट का नाम है, ठीक है। एक है स्वीडन, है ना, मैथ्यू स्वीडन। आप स्वीडन से याद रखो, है ना, इधर स्वान से याद रखो। तो स्वीडन क्या किए? ये क्या बताए सेल थ्योरी में कि ऑल प्लांट्स आर मेड अप ऑफ सेल। जितने भी प्लांट्स हैं, जितने भी प्लांट्स हैं, सब सेल से ही बना पड़ा है। कोई भी एक ऐसा प्लांट नहीं है जो कि सेल से नहीं बना पड़ा है। तुमको लगा कि इसमें कौन सी बड़ी बात बता दी? बहुत पहले बताए थे, इसीलिए बहुत बड़ी बात है। दूसरी बात है ना, स्वान, ये क्या बताए
कि ऑल एनिमल्स, है ना, ये गलती लिखा गया बेटा, ऑल एनिमल्स, ऑल एनिमल्स आर मेड अप ऑफ सेल्स। ठीक है, उसके बाद एक साइंटिस्ट और का और आया बेटा, विरकॉन। ये क्या बताया कि ऑल सेल कम फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग सेल। कहने का मतलब है कि अगर मान लेते हैं कि कोई एक सेल है, कोई एक सेल ये आया कहां से होगा, इसके पीछे वाले सेल से आया होगा। ये कहां से आया होगा, इसके पीछे वाले सेल से आया होगा। ठीक है, मतलब ये सेल इससे आया है, ये सेल इससे आया है। जैसे अगर एग्जांपल सेल नहीं ऑर्गेनिज्म की बात करें, हम लोग पापा से, पापा दादा से, दादा दादा के पापा से, तो हम लोग क्या, जो एंसेस्टर जिसको बोलते हैं, पूर्वज बोलते हैं बेटा, तो बोलते हैं कि जितने भी सेल है सब एक दूसरे से बनते हैं, मतलब पीछे वाले सेल से बनते हैं। ठीक है, ये जो स्वान साहब है ये बेटा जूलॉजिस्ट थे, और ये जो स्वीडन साहब थे ये क्या थे, बॉटनिस्ट थे। इसीलिए वो प्लांट के बारे में बताए, और ये स्वान साहब थे जूलॉजिस्ट, इसीलिए किसके बारे में बताए, एनिमल्स के बारे में बताया कि जितने भी एनिमल्स बने पड़े हैं, किससे बने पड़े हैं, सारे के सारे एनिमल्स बने पड़े हैं सेल से बने पड़े हैं। तो सेल थ्योरी के बाद ये वाली बात हमने बता दी है। अब आते हैं ऑर्गेनिज्म। भाई ऑर्गेनिज्म की बात करें तो दो टाइप के होते हैं, यूनिसेलुलर और दूसरा मल्टीसेलुलर। यूनिसेलुलर और मल्टीसेलुलर बोलते हैं कि सिंगल सेल के मिलके बने रहते हैं, एक ही सेल होता है। ठीक है, जैसे अमीबा हो गया, पारामीशियम हो गया, है ना, एंड बैक्टीरिया हो गया, एंड बैक्टीरिया हो गया। यहाँ पे हमने डायग्राम लिया है, देखिए ये अमीबा का डायग्राम है, पारामीशियम का है और बैक्टीरिया का है। मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म आर मेड अप ऑफ मोर देन वन सेल, एक सेल से ज्यादा मिलके बनाते हैं, उसको मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म कहते हैं। जैसे समझिए बात को, प्लांट्स, जितने भी प्लांट्स है सब मल्टीसेलुलर हैं, एनिमल्स है, कुछ एल्गी है, ये सब क्या है, मल्टीसेलुलर का एग्जांपल है, मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म का एग्जांपल है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब बोलते हैं शेप्स के बारे में, बोलते हैं कि अलग अलग सेल होते हैं, अलग अलग सेल के साइज होते हैं, और अलग अलग सेल के शेप भी होते हैं। ठीक है, अब स्पर्म, स्पर्म देख रहे हैं, ठीक है, स्पर्म एक सेल है। जिस तरह से ओवा और एग एक सेल है, सिंगल सेल है, उसी तरह से स्पर्म क्या बेटा, सिंगल सेल है। क्या है, सिंगल सेल है। ठीक है ना, हाँ, ये एग सिंगल सेल है, न्यूरॉन सिंगल सेल है। ठीक है, आरबीसी सेल है, आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, प्लेटलेट सब सेल है, और बहुत सारे सेल मिलके क्या बनाता है, ब्लड टिश्यू, क्या बनाता है, टिश्यू। ठीक है, अब ये देखिए स्मूथ मसल, स्मूथ मसल सब सेल से मिलकर बना हुआ है, यस और नो, हाँ। तो इसके सेल कैसे होते हैं, स्पिंडल शेप होते हैं, है ना। स्पर्म कैसे होते हैं बेटा, इसका एक हेड टेल मतलब इलोंगेटेड होते हैं। ओवम कैसे होते हैं बेटा, स्फेरिकल होते हैं। न्यूरॉन कैसे होते हैं बेटा, लॉन्ग एंड ब्रांच्ड होते हैं। ठीक है, आरबीसी की बात करें तो ये होते हैं बाइकॉनकेव शेप का, कैसे होते हैं, बाइकॉनकेव शेप का। तो शेप आपको याद रखना पड़ेगा। चलिए अब नेक्स्ट स्लाइड पे आते हैं भाई। अब देखिए कुछ यहाँ पे इंफॉर्मेशन है जो कि आपको याद रखना है, कुछ ऐसे पॉइंट जिसको आपको याद रखना है, जैसे स्मॉलेस्ट सेल माइकोप्लाज्मा। क्या, माइकोप्लाज्मा, सबसे छोटा सेल क्या होता है, माइकोप्लाज्मा, जिसको पीपीएलओ बोलते हैं। दूसरा लार्जेस्ट सेल जिसके बारे में बात कर ली है, ऑस्ट्रिच एग। ठीक है, फिर बोलते हैं लार्जेस्ट सेल इन ह्यूमन, ह्यूमन में लार्जेस्ट सेल क्या होता है, लॉन्गेस्ट सेल, सॉरी लॉन्गेस्ट सेल इन द ह्यूमन क्या है, नर्व सेल। देखो लार्जेस्ट और लॉन्गेस्ट में अंतर समझो, लार्जेस्ट का मतलब होता है बड़ा और लॉन्गेस्ट का मतलब होता है लंबा। ठीक है ना, तो बोलते सबसे बड़ा सेल नहीं, सबसे लंबा सेल कौन सा होता है, नर्व सेल। ठीक है, सबसे छोटा सेल ह्यूमन में क्या होता है, स्पर्म सेल, सबसे छोटा होता है स्पर्म सेल होता है। याद रखोगे बात को, बिल्कुल याद ही रखना ही पड़ेगा। अब चलो भाई पढ़ते हैं सेल वाल, समझो ध्यान से। ये जो सेल वाल है, सेल वाल है बोलते हैं प्रेजेंट इन प्लांट्स, कहां प्रेजेंट होता है भाई, प्लांट्स, बैक्टीरिया, फंगी, एल्गी, बट नॉट इन एनिमल।
बोलते एनिमल्स में नहीं प्रेजेंट होगा, सेल वॉल एनिमल में प्रेजेंट नहीं होगा। किस में होगा? आपको प्लांट्स में होगा, बैक्टीरिया में मिलेगा, फंगी में मिलेगा और एल्गी में देखने को मिलेगा, लेकिन एनिमल में देखने को नहीं मिलेगा। फिर बात करते हैं नॉन लिविंग एंड फुल्ली परमिएबल। जो सेल वॉल होता है ना, ये सेल वॉल, ये जो बाहर वाला जो ग्रीन ग्रीन स्ट्रक्चर दिख रहा है, यही है सेल वॉल। ये क्या है बेटा? सेल वॉल है। ये कैसा होता है? नॉन लिविंग होता है। कैसा होता है? नॉन लिविंग होता है। नॉन लिविंग होता है, ठीक है, नॉन लिविंग होता है। और दूसरा फुल्ली परमिएबल। अब समझो, फुल्ली परमिएबल का मतलब कि मान लेते हैं कि एक क्लास है, क्लास में 50 बच्चे बैठे पड़े हैं, है ना, या 25 गर्ल्स और 25 बॉयज ऐसे बैठे हैं। हमने बोला सब बाहर जाओ, क्लास के सब बाहर जाओ, सारे बच्चे बाहर चले गए। इसका मतलब वो पूरे के पूरे मूवमेंट हो गए, सबके सब पास कर गए इस गेट से, तो क्या हो गया भाई? फुल्ली परमिएबल। हम बोले कि सिर्फ 50 में 25 स्टूडेंट जाएगा, आधा जाएगा, तो क्या हो गया? ये कोई भी लड़का लड़की मिला के कोई भी 25 चला गया, मतलब ये क्या हो गया बेटा? ये सेमी परमिएबल हो गया। क्या हो गया? सेमी परमिएबल हो गया, ठीक है। अब हम बात करें कि सिलेक्टिव परमिएबल की बात करें, इसका मतलब वो कुछ चीज को पास कर रहा है, जैसे बोले कि ये बच्चा बाहर जाएगा, बाकी कोई नहीं आएगा, मतलब सिलेक्टेड चीज बाहर जाएगा या फिर बाहर से अंदर आएगा, उसको बोलते हैं सिलेक्टिव परमिएबल। अरे यस और नो? हाँ, ठीक है। आपके केस में सेमी परमिएबल भी, ठीक है। अब देखिए, बोलते हैं कि आउटर कवरिंग ऑफ द सेल मेम्ब्रेन, बोलते हैं कि देखिए ये सेल वॉल है और उसके नीचे थोड़ा सा लाइट ग्रीन है, ये क्या है? सेल मेम्ब्रेन है। सेल मेम्ब्रेन है, ये सेल मेम्ब्रेन है। मतलब सेल मेम्ब्रेन के बाहर क्या प्रेजेंट होगा बेटा? सेल वॉल होगा। क्या होगा? सेल वॉल होगा। बोलता है कि सेल वॉल इज द मेड अप ऑफ सेलुलोज। क्या चीज का मिलकर बना रहता है? सेलुलोज का बना रहता है, ठीक है। प्रोटेक्ट द सेल फ्रॉम मैकेनिकल डैमेज। बोलता है कि देखो, अगर सेल को कोई नुकसान होगा, किसी चीज से हर्ट होगा, चोट लगेगा, तो वो कौन पहले प्रोटेक्ट करेगा? सेल वॉल। जिसे हम लोग को एक्सटर्नल डैमेज से कौन बचाता है? स्किन बचाता है। उसी तरह से सेल वॉल क्या करता है? बाहरी लेयर होता है प्लांट्स में, तो ये क्या करता है? प्रोटेक्शन का काम करता है, ठीक है। फिर बोलता है कि प्रोवाइड सेफ एंड स्ट्रक्चरल स्ट्रेंथ टू द प्लांट सेल। समझो, सेफ मतलब इतना कड़ा होता है, इतना हार्ड होता है कि उसका सेप फिक्स रहता है, ठीक है। दूसरी बात क्या करते हैं कि स्ट्रक्चरल स्ट्रेंथ, मजबूती प्रोवाइड देता है, मतलब सेप को एक सेप में मेंटेन रखता है। और दूसरा क्या होता है, अब समझो ऐसे एक आटा का गोला है, वो मुलायम होता है, ऐसे प्रेस हो गया अलग सेप चेंज हो जाएगा। लेकिन अगर आटा का पराठा बना दिए तो फिक्स हो गया ना, वो फिक्स हो गया ना, थोड़ा सा हार्ड होता है ना, है कि नहीं। तो उसी तरह से क्या होता है कि ये सेप और जो बोलते हैं स्ट्रेंथ, दोनों प्रोवाइड कौन करता है? सेल वॉल करता है, ठीक है। सेलुलोज का बना हुआ आता है, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। हाँ, सबसे पहली बात जो हम आपको बोले थे कि क्या पढ़ना है, सेल के लिए 3 चीज जरूरी है। सेल मेम्ब्रेन, दूसरा बोले थे साइटोप्लाज्म, तीसरा बोले थे न्यूक्लियस। तो सबसे पहला जो पढ़ने वाले हैं सेल मेम्ब्रेन, है ना, सेल मेम्ब्रेन या फिर प्लाज्मा मेम्ब्रेन, ठीक है। अब देखो पहला पॉइंट क्या बोला? आउटर मोस्ट लिविंग कवरिंग ऑफ द सेल। बोलता है कि सेल का आउटर मोस्ट कवर होता है। अब तुम बोलोगे कि सर प्लांट सेल में तो क्या होता है, क्या होता है प्लांट सेल में सर? कि बाहर होता है, लेकिन हम एक बात बताएं, सेल वॉल डेड होता है। सेल वॉल क्या होता है? डेड होता है। सेल वॉल जो होता है कैसा होता है? डेड होता है। ये लिविंग नहीं होता है, नॉन लिविंग होता है। लेकिन ये क्या होता है? लिविंग होता है, लिविंग होता है, ठीक है। सेल मेम्ब्रेन कैसा होता है? लिविंग होता है। तो तुमसे पूछ दिए कि अगर ये मान लेते हैं, ये स्ट्रक्चर देखो, ये क्या सेल वॉल है, ये क्या सेल मेम्ब्रेन है, ये क्या है? लिविंग है, और ये कैसा है? डेड है। तुमसे पूछ दिए बाहर तो क्या है? सेल वॉल है, लेकिन पूछ दें कि लिविंग सेल, अगर हम बोल रहे हैं कि लिविंग मेम्ब्रेन
सबसे आउटर मोस्ट है, तो बिल्कुल सही बात है। लिविंग तो कहाँ, शुरुआत कहाँ से हो रहा है लिविंग का, सेल मेम्ब्रेन से होता है। इसीलिए हम लोग ये बात बोल सकते हैं बेटा कि आउटर मोस्ट लिविंग कवरिंग ऑफ सेल है कौन, सेल मेम्ब्रेन और प्लाज्मा मेम्ब्रेन। समझ में आया ना? हाँ, क्योंकि सेल वॉल तो क्या है, डेड है ना। प्लाज्मा मेम्ब्रेन इज फ्लेक्सिबल एंड लिविंग, यहाँ पे लिखा हुआ है फ्लेक्सिबल है। प्लांट सेल क्या था, थोड़ा सा कड़ा था, हार्ड था, लेकिन ये क्या बेटा फ्लेक्सिबल है। समझ में आ रहा बात को? मेड अप ऑफ लिपिड एंड प्रोटीन, लिपिड एंड प्रोटीन। सेल वॉल क्या चीज से मिल के बना था, सेलुलोज का, और सेल मेम्ब्रेन लिपिड और प्रोटीन बाई लेयर होता है, इस तरह से होता है। स्ट्रक्चर पढ़ने का ज्यादा जरूरत नहीं है। बोलते हैं कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन इज कॉल्ड सेलेक्टिवली परमिएबल, है ना। बोलता है कि सेलेक्टिवली परमिएबल होता है, अभी बताया ना, मतलब कुछ चीज को जाने देगा और कुछ सिलेक्टेड चीज को बाहर जाने देगा। मान लेते हैं कि ये सेल है, इस सेल के अंदर मान लेते ऑक्सीजन की जरूरत है, बोला चले जाओ, ऑक्सीजन कार्बन डाइऑक्साइड को बोला कि तुमको बाहर जाना है, तुम बाहर चले जाओ। सबको अंदर नहीं आने दे रहा है और न सबको बाहर जाने दे रहा है, मतलब लिमिटेड चीज को अंदर आने जा रहा है और लिमिटेड चीज को बाहर जाने दे रहा है। इसीलिए उसको बोलते हैं कि सिलेक्टिवली परमिएबल है। ठीक है, सिलेक्टिवली परमिएबल मेम्ब्रेन है। ठीक है, बिकॉज इट अलाउ एंट्री एंड एग्जिट ऑफ ओनली सर्टेन मटेरियल थ्रू इट। बोलता है कि सर्टेन मटेरियल, कुछ कुछ मटेरियल को ही अंदर अलाउ करता है और अंदर से बाहर अलाउ करता है। ठीक है, इसीलिए बोलते हैं सिलेक्टिवली परमिएबल। क्वेश्चन आता है व्हाई सेल मेम्ब्रेन इज नोन एज सेलेक्टिवली परमिएबल, तो क्या लिखोगे, बिकॉज इट अलाउ एंट्री एंड एग्जिट ऑफ ओनली सर्टेन मटेरियल थ्रू इट, ये उसका आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट स्लाइड में आते हैं। अब एक प्लांट सेल, क्या है, प्लांट सेल। अब इस प्लांट सेल में थोड़ा देखिए कि बाहर क्या है भाई, सेल वॉल। बाहर क्या है, सेल वॉल। हाँ देखिए बाहर क्या है, ये वाला सेल वॉल है, इसके अंदर क्या है, सेल मेम्ब्रेन है। क्या है, सेल मेम्ब्रेन है। और ये सब जो है, ये सब क्या है, साइटोप्लाज्म। क्या है, साइटोप्लाज्म। क्या है, साइटोप्लाज्म। अब थोड़ा सा इसको फील करो, फील करो भाई कि एक अगर सेल है तो सेल को अगर हम फाड़ेंगे, ठीक है, अगर प्लांट सेल रहेगा तो सबसे पहले क्या फाड़ना पड़ेगा हमको, सबसे पहले सेल वॉल फाड़ना पड़ेगा। ठीक है, उसके अंदर क्या निकलेगा, सेल मेम्ब्रेन। फिर उसको फाड़ेंगे तो क्या अंदर से निकलेगा, बहुत सारा साइटोप्लाज्म, और फिर क्या उसके अंदर मिलेगा, न्यूक्लियस। बात समझ में आ रहा है? हाँ, क्यों, क्योंकि देखो सबसे बाहर क्या होता है, सेल वॉल। सेल वॉल हो गया, उसके अंदर क्या रहता है, सेल मेम्ब्रेन, उसके अंदर क्या रहता है, साइटोप्लाज्म। एक सेकेंड, हाँ क्या रहता है, साइटोप्लाज्म, और उसके अंदर क्या रहता है, न्यूक्लियस। तो अगर जब सेल वॉल को फाड़ोगे तो क्या मिलेगा, सेल मेम्ब्रेन। उसको फाड़ोगे तो लिक्विड मिलेगा, क्या, साइटोप्लाज्म। उसके अंदर क्या तुमको मिलेगा, न्यूक्लियस। अब बताएंगे न्यूक्लियस के अंदर फाड़ेंगे तो क्या मिलेगा भाई, पूरा फील लेके पढ़ेंगे। क्या परेशान हो रहा है भाई, ये तो बिल्कुल टेंशन नहीं लेने का, एकदम टेंशन नहीं लेने का। ठीक है, आराम आराम से पढ़ेंगे, एकदम कॉन्सेप्ट को समझेंगे। अब एक समझना, अभी इसलिए बताए कि सर ये जो CO2 आपने यहाँ तो बहुत आसानी से बता दिया सर कि ये CO2 और ऑक्सीजन अंदर बाहर जा रहा है, बताया ना, लेकिन ये कैसे जाता होगा, तो डिफ्यूजन के वजह से और कुछ कुछ ऑस्मोसिस के वजह से। तो उसके लिए हमको पढ़ना पड़ेगा डिफ्यूजन क्या होता है, क्या होता है डिफ्यूजन। हमने यहाँ पे लिख रखा है कि CO2 और O2 मूव अक्रॉस द प्लाज्मा मेम्ब्रेन बाय डिफ्यूजन, कि भाई अगर ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन है तो अगर ऑक्सीजन को आना है तो किसके थ्रू आना पड़ेगा भाई, कौन सा प्रोसेस, डिफ्यूजन। अगर ये CO2 है, इसको बाहर जाना है, कौन सा प्रोसेस लगेगा, डिफ्यूजन। तो सर एक बात बताओ नहीं, डिफ्यूजन होता क्या है। हम बोले कुछ नहीं, स्पॉन्टेनियस मूवमेंट, रैंडम मूवमेंट, कहीं से कहीं जा सकता है भाई। ठीक है ना, किस चीज का, पार्टिकल्स का। किस चीज का पार्टिकल, सॉलिड, लिक्विड और गैस का पार्टिकल। समझना, सॉलिड का पार्टिकल, लिक्विड का पार्टिकल और गैस का पार्टिकल। ठीक है, तो सॉलिड में रेयर होता है, बहुत कम या फिर ना के बराबर डिफ्यूजन होता है। ठीक है ना, बहुत कम या ना के डिफ्यूजन होता है।
सबसे ज्यादा डिफ्यूजन किसमें देखने को मिलता है? गैस में। फिर किसमें देखने को मिलता है? लिक्विड में। सबसे कम और ना के बराबर किसमें देखने को मिलता है? सॉलिड में। तो सर ये होता क्या है कि स्पॉन्टेनियस मूवमेंट ऑफ पार्टिकल्स, ठीक है ना, फ्रॉम रीजन ऑफ हाई कंसेंट्रेशन टू ए रीजन ऑफ लो कंसेंट्रेशन। नहीं समझे सर? अब समझाते हैं। देखो, मान लेते हैं कि यहाँ पे कोई एक गैस पार्टिकल्स है, ठीक है, ऐसा समझ लो परफ्यूम। यहाँ पे परफ्यूम हम ओपन किए, तो भाई यहाँ पे ओपन किए तो परफ्यूम का पार्टिकल जो कि गैस पार्टिकल यहाँ पे तो बहुत सारा है, बहुत सारा है, और हमसे जो दूर खड़ा है, कॉर्नर में खड़ा है, सामने खड़ा है 10 मीटर की दूरी पे, वहां तो एक भी परफ्यूम का पार्टिकल्स नहीं है, तो वहां कंसेंट्रेशन परफ्यूम का क्या है? कम है, लो है, और यहाँ पे परफ्यूम का कंसेंट्रेशन क्या है? ज्यादा है। तो ये कहाँ जाना चाहेगा बेटा? जहां पे नहीं है वहां पे रेंडमली उधर चल जाएगा, इधर चल जाएगा, इधर चल जाएगा, ये चारों तरफ फैलना चाहेगा क्योंकि कंसेंट्रेशन यहाँ ज्यादा है और चारों तरफ परफ्यूम का एक भी पार्टिकल्स नहीं है, तो ये डिफ्यूज होता रहेगा, जाता रहेगा, जाता रहेगा, जाता रहेगा। बात समझ में आ गया? ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। अब आते हैं ओस्मोसिस। ओस्मोसिस क्या है? मैं पहले बता दूं बेटा, ओस्मोसिस भी एक तरह का डिफ्यूजन है। ओस्मोसिस क्या है? डिफ्यूजन है, लेकिन सिर्फ एक अंतर है कि ओस्मोसिस में क्या चाहिए? मेम्ब्रेन चाहिए। क्या चाहिए? मेम्ब्रेन चाहिए। ठीक है, तो क्या लिखता है? ऑस्मोसिस इज स्पॉन्टेनियस, है ना, मूवमेंट ऑफ सॉल्वेंट। सॉल्वेंट का मतलब क्या बेटा? लिक्विड। यहां पे सिर्फ किसका बात करेंगे बेटा? डिफ्यूजन में सॉलिड, लिक्विड, गैस तीनों का बात किए थे, लेकिन ऑस्मोसिस में सिर्फ किसका बात करेंगे बेटा? वाटर का या फिर कोई सॉल्वेंट का, है ना। सॉल्वेंट में वाटर ले लिए ना, बेसिकली हम लोग वाटर लेते हैं, ठीक है। वाटर का मूवमेंट हो रहा है, गैस का नहीं, सॉलिड का भी नहीं, है ना। वाटर मॉलिक्यूल का मूवमेंट हो रहा है। कहां से कहां भाई? सेलेक्टिवली परमिएबल मेम्ब्रेन से, सेलेक्टिवली परमिएबल मेम्ब्रेन से, ठीक है, फ्रॉम हाई कंसेंट्रेशन, है ना, हाइयर वाटर कंसेंट्रेशन टू ए रीजन ऑफ लोअर वाटर कंसेंट्रेशन, ठीक है ना। ऐसे समझो कि डिफ्यूजन में भी क्या था कि हाइयर कंसेंट्रेशन से लोअर कंसेंट्रेशन जाएगा, लेकिन डिफ्यूजन में जाने के लिए बीच में कोई भी मेम्ब्रेन का जरूरत नहीं था। लेकिन ऑस्मोसिस में जाएगा क्या भाई? सिर्फ वाटर का मॉलिक्यूल पास करेगा, लेकिन उसके बीच में किस चीज की जरूरत है? मेम्ब्रेन का जरूरत है। क्या चीज की जरूरत है? मेम्ब्रेन का जरूरत है, ठीक है। ऐसे समझते हैं थोड़ा सा, ठीक है। अब देखो, यहां पे बहुत सारा पानी है, मतलब हाई कंसेंट्रेशन है, यहां पे बहुत सारा पानी है, ठीक है, हाई कंसेंट्रेशन है, और बीच में हम ये लगा दिए बेटा एक मेम्ब्रेन लगा दिए। क्या? मेम्ब्रेन लगा लिए, ठीक है। मान लो सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन लगा दिए हैं, तो ये सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन लगा दिए, ठीक है ना। अब होगा क्या कि मेम्ब्रेन लगा दिए हैं, सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन लगाए हैं, अब वाटर हमको पता है कि इधर ज्यादा है और इधर कम है, तो हाई कंसेंट्रेशन से लो कंसेंट्रेशन पानी जाएगा, लेकिन किसके थ्रू जाएगा? सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन के थ्रू जाएगा। तो हम लोग क्या बोलते हैं? मूवमेंट ऑफ वाटर मॉलिक्यूल फ्रॉम, मूवमेंट ऑफ वाटर मॉलिक्यूल फ्रॉम हायर कंसेंट्रेशन टू लोअर कंसेंट्रेशन थ्रू सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन। मूवमेंट ऑफ वाटर फ्रॉम हायर कंसेंट्रेशन टू लोअर कंसेंट्रेशन किसके थ्रू? सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन। इसको बोलते हैं हम लोग डिफ्यूजन, सॉरी ऑस्मोसिस। क्या बोलते हैं बेटा? ऑस्मोसिस। समझ में आया? ठीक है। देखो क्या बोला, स्पेशल केस ऑफ डिफ्यूजन। अरे भाई, डिफ्यूजन में भी हाई कंसेंट्रेशन से लो कंसेंट्रेशन, ऑस्मोसिस में भी हाई कंसेंट्रेशन से लो कंसेंट्रेशन, बस उसमें मेम्ब्रेन नहीं चाहिए और ऑस्मोसिस में मेम्ब्रेन चाहिए, ठीक है। ठीक है, डिफ्यूजन किसमें, ऑस्मोसिस किसमें देखने को मिलता है? प्लांट रूट। पानी एब्जॉर्ब करते हैं सॉइल से, है कि नहीं, तो किसके थ्रू करता है? ऑस्मोसिस, ठीक है। रेजिन स्वेलिंग इन वाटर, हैं, और बेटा क्या है? एंड फिंगर्स बिकम, है ना, क्योंकि आफ्टर प्रोलॉन्ग एक्सपोजर टू द वाटर, जब आप पानी में हाथ डालते हैं तो पानी में हाथ डालते हैं तो ये उंगलियां सिकुड़ जाता है, उंगलियां सिकुड़ जाता है। उसका पीछे क्या रीजन है? ठीक है, वो पानी का मूवमेंट हुआ है और ये मेम्ब्रेन है ही, है ना, मेम्ब्रेन के थ्रू पानी का मूवमेंट हुआ है,
तो क्या बोल रहे हैं, ऑस्मोसिस। ऑस्मोसिस के कारण उंगलियां सिकुड़ जाता है, ठीक है। हाँ, अब देखो डिफ्यूजन और ऑस्मोसिस में डिफरेंस बताए हैं। डिफिनेशन डिफिनेशन बोलता है कि सॉलिड में रेयर रेयर, लिक्विड में और गैस में ज्यादा होगा और इसमें कम होगा और इसमें रेयर होगा। लेकिन ये किस में सिर्फ होगा, ये और सिर्फ लिक्विड में होगा, ठीक है। बोलता है कि यहाँ पे कोई भी मेम्ब्रेन का जरूरत नहीं है, लेकिन यहाँ पे सेमी परमेबल मेम्ब्रेन का जरूरत है। बोलता है कि ये क्या बोलते हैं, इट इज ए नेचुरल प्रोसेस है, इट कांट बी कंट्रोल और स्टॉप, इसको रोका नहीं जा सकता है ना, स्पॉन्टेनियस है। मतलब यहां से परफ्यूम है, अब चाहोगे कि नहीं भाई हमारे घर में खाना बढ़िया बन रहा है ना, बस पुलाव बन रहा है, चिकन बन रहा है ना, पड़ोसी के घर में नहीं जाए स्मेल, रोक लोगे भाई, विंडो लगाओगे, यही कर सकते हो ना। लेकिन अगर स्पेस दे दिया जाए तो उसको नहीं रोका जा सकता है, वो जाएगा और कितना भी लगा लो कुछ ना कुछ स्मेल तो जाता ही है कि नहीं। बात समझ में आ रहा है, ठीक है। हाँ, फिर बोलते हैं इट कैन बी कंट्रोल एंड रिवर्स, इसको कंट्रोल भी कर सकते हैं, रिवर्स करेंगे। रिवर्स ऑस्मोसिस का मतलब क्या होता है, रिवर्स ऑस्मोसिस का मतलब क्या होता है, रिवर्स ऑस्मोसिस आरओ, इसका फुल फॉर्म होता है आरओ। अरे भाई जो घर में आपके प्लांट लगे हैं आरओ, वो क्या है फुल फॉर्म, रिवर्स ऑस्मोसिस। क्या है, रिवर्स ऑस्मोसिस। ऑस्मोसिस में क्या था, हाई कंसंट्रेशन से किधर जा रहा था, लो कंसंट्रेशन जा रहा था, थ्रू सेमी परमेएबल, ये क्या था, ऑस्मोसिस था। लेकिन यहाँ क्या है, लो से हाई जा रहा है, लो से हाई जा रहा है थ्रू सेमी परमेएबल मेम्ब्रेन, इसी को क्या बोलते हैं, रिवर्स ऑस्मोसिस। लेकिन इसमें क्या चाहिए, एनर्जी, इसमें क्या चाहिए, एनर्जी, इसीलिए बोलते हैं एक्टिव ट्रांसपोर्ट। क्या होता है, एक्टिव ट्रांसपोर्ट, ठीक है। इसीलिए देखोगे क्या कि सर, इसीलिए आप देखोगे कि जो आरओ रहता है उसमें एक मोटर लगा रहता है। मोटर क्या करता है कि लोअर कंसंट्रेशन से हायर कंसंट्रेशन की ओर वो शिफ्ट करता है वाटर मॉलिक्यूल को थ्रू मेम्ब्रेन बहुत सारा रहता है कि नहीं, फिल्टर, हाँ, इसीलिए वहां पे मोटर की जरूरत पड़ा है ना। एक्टिव ट्रांसपोर्ट है, बात समझ में आया। एक्टिव पैसिव, पैसिव में कोई भी एनर्जी की जरूरत नहीं है ना। अब देखो यहां से पानी को, यहां इतना पानी है, ए है बी है, ए से भी पानी जाएगा, हमको पता है ए से भी पानी जाएगा, लेकिन वो जाने के लिए बस यहाँ पे सेमी परमेबल मेम्ब्रेन है ना, तो आराम से वो जाएगा, कोई रोकने वाला नहीं है, कोई जरूरत नहीं है। लेकिन अगर बी से ए में डालना है तो हमको पंप का जरूरत पड़ेगा, तो इसीलिए एक्टिव ट्रांसपोर्ट और पैसिव ट्रांसपोर्ट होता है, उसको ज्यादा ध्यान देने की जरूरत नहीं है। अब आता है, समझिए प्लाज्मोलाइसिस टॉपिक है, उससे पहले हम चीज को थोड़ा सा समझेंगे। हाँ, 3 तरह के सॉल्यूशन पढ़ना है, हाइपोटोनिक, हाइपरटोनिक और आइसोटोनिक। समझना, हाइपो का मतलब क्या होता है, कम, हाइपर का मतलब ज्यादा, आइसोटोनिक का मतलब क्या होता है, सेम, ना ज्यादा ना कम, बराबर, इक्वल, ठीक है ना। हाँ समझो। अब देखो कम ज्यादा किसके रिस्पेक्ट में बात कर रहे हैं बेटा, कम और ज्यादा दोनों सोल्यूट के रिस्पेक्ट में बात कर रहे हैं। सोल्यूट पता है ना, सोल्यूट क्या होता है, हाँ, यहाँ पे हम चीनी मान लेते हैं, क्या मान लेते हैं, चीनी, ठीक है। पता नहीं चीनी इधर से हुआ है उधर से होगा, पता नहीं, ठीक है। अब देखो अगर मान लेते हैं कि कम चीनी डालें तो क्या बन गया, शरबत, शरबत, हिंदी लिखने में बहुत गड़बड़ करते हैं भाई हम, शरबत। हाइपरटोनिक चाशनी, ये नॉर्मल डिस्टिल वाटर बिस्लरी का बोतल ऐसे मान लेते हैं, ठीक है। ये इसको छोड़ दो, इससे में इसमें कोई मूवमेंट नो मूवमेंट, नो नेट मूवमेंट, है ना, या फिर बोल सकते हैं नेट मूवमेंट 0,
नेट मोमेंट 0, कहीं से कहीं नहीं जाएगा, उठ हटा दो, खत्म। ये दोनों में समझो, एक शरबत है उसमें चीनी थोड़ा कम डालते हैं, चाशनी में चीनी थोड़ा ज्यादा मिलाते हैं, ठीक है ना, तो ये हाइपोटोनिक हो गया, वो हाइपरटोनिक हो गया, ठीक है। बोलते हैं कि कोई भी अगर हाइपोटोनिक सॉल्यूशन में सेल को डालेंगे, हाइपोटोनिक सॉल्यूशन में अगर हम सेल को डालेंगे, ठीक है ना, किसमें, हाइपोटोनिक सॉल्यूशन में, एक बार किसमें डाल रहे हैं, हाइपरटोनिक सॉल्यूशन में किसको डाल रहे हैं, सेल को डाल रहे हैं, ठीक है ना। अब होगा क्या, देखो समझो ध्यान से, ये जो सेल है ना, इसमें क्या पानी ज्यादा है, पानी क्या है, ज्यादा है, ऐसे समझो, और ये बहुत ज्यादा चीनी है, यहां पे पानी कम है, क्या है, पानी कम है, तो पानी का फ्लो किधर से किधर होना चाहेगा, सेल से सॉल्यूशन में आना चाहेगा, सेल से सॉल्यूशन में आना चाहेगा, मतलब ये एक्सोस्मोसिस हो गया, एक्सोस्मोसिस। सेल से जब पानी बाहर आएगा तो क्या हो जाएगा, श्रिंक कर जाएगा, श्रिंक कर जाएगा, क्या हो जाएगा, श्रिंक कर जाएगा, ठीक है। मतलब इसमें कोई सेल डालोगे तो वो श्रिंक कर जाएगा, पिचक जाएगा, क्यों, क्योंकि सेल में पानी ज्यादा था एज कंपेयर टू हाइपरटोनिक सॉल्यूशन, एज कंपेयर टू हाइपरटोनिक सॉल्यूशन। हाइपरटोनिक सॉल्यूशन में क्या है, पानी कम है, और सेल में क्या है, पानी ज्यादा है, तो पानी कहां से कहां आना चाहिए बेटा, ज्यादा से कम, है कि नहीं। देखो एक्सोस्मोसिस से लिखे, ये पानी ज्यादा हाई कंसंट्रेशन से लो कंसंट्रेशन, ये सेल मेम्ब्रेन के थ्रू आया है, इसीलिए हम लोग बोलते हैं एक्सोस्मोसिस। क्या हो जाएगा, सेल श्रिंक कर जाएगा, ठीक है। लेकिन शरबत, इसमें तो पानी ज्यादा है बेटा, यहां तो क्या है, पानी ज्यादा है, पानी ज्यादा है, ठीक है। अब यहां पे मान लेते हो ऐसे एक सेल दे दो बेटा, कोई किशमिश डाल दो, है ना, ऐसे किशमिश डाल दो, किशमिश जानते हो ना, खाते हो ना किशमिश, वो सूखा होता है, सूखा होता है, समझो क्या होता है, सूखा होता है, उसमें पानी कंटेंट नहीं के बराबर है, बहुत कम है, ठीक है। तो इसमें पानी क्या है, कम है, पानी क्या है, कम है, और यहाँ पे सोल्यूशन में पानी ज्यादा है, तो पानी कहाँ जाना चाहेगा, अंदर की ओर जाना चाहेगा, है ना। तो पानी अंदर की ओर जाएगा तो क्या हो जाएगा, सेल स्वेल अप हो जाएगा, स्वेल अप हो जाएगा, सेल क्या हो जाएगा, स्वेल अप हो जाएगा। बात समझ में आ रहा है, ठीक है। इसको क्या बोलते हैं, एक्सोस्मोसिस, सॉरी इंडोस्मोसिस, सेल के अंदर पानी जा रहा है ना, इंडोस्मोसिस, इंडोस्मोसिस, ठीक है। यहां क्या डाले हम लोग, किशमिश, यहां अंगूर डाल दो बेटा, ऐसे अंगूर, अगर अंगूर को चाशनी में डालोगे ना तो वो अंगूर किशमिश बन जाएगा। समझ में आ रहा है आपको, सारा श्रिंक हो जाएगा, समझ में आ रहा है। हाँ चलो नेक्स्ट 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 बेटा, प्लाज्मोलाइसिस समझो, उसी चैप्टर को समझो, पढ़ने के लिए थोड़ा सा पीछे कर रखे। प्लाज्मोलाइसिस सिर्फ प्लांट सेल में, प्लांट सेल में प्लाज्मोलाइसिस को परफॉर्म किया जा सकता है। अब देखो एक नॉर्मल प्लांट सेल है, तो प्लांट सेल वाल है, ये सेल वाल क्या होता है, हार्ड होते हैं, ये हार्ड होते हैं। सेल मेम्ब्रेन क्या होते हैं, सॉफ्ट होते हैं। अब इसमें से मान लेते हैं भाई कि हम लोग को क्या कर दिए कि इसको हम डाल दिए हाइपरटोनिक सॉल्यूशन में या हाइपोटोनिक सॉल्यूशन में, हाइपरटोनिक सॉल्यूशन में, किसमें डाले, हाइपरटोनिक सॉल्यूशन में, हाइपरटोनिक सॉल्यूशन में। हाइपरटोनिक सॉल्यूशन का मतलब इसमें क्या है, इसमें बहुत कम पानी है, पानी क्या है, कम, पानी क्या है, कम है, पानी क्या है, कम है, ठीक है। और सेल के अंदर पानी क्या है, ज्यादा है, पानी क्या है, ज्यादा है। तो ये पानी ज्यादा है, तो सेल के अंदर जो पानी था कहां जाना चाहेगा, सॉल्यूशन में जाना चाहेगा, सॉल्यूशन में जाना चाहेगा, ठीक है। तो भाई सेल वाल तो फुल्ली परमीएबल है, ठीक है। तो क्या होगा, सेल वाल हार्ड रहने के कारण सेल वाल जैसे है वैसा ही रह गया, और धीरे धीरे सेल मेम्ब्रेन डिटैच होने लगा। सेल वाल और सेल मेम्ब्रेन, सेल वाल को कोई फर्क नहीं पड़ा, सेल मेम्ब्रेन के अंदर पानी निकलने लगा, धीरे 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 ऐसे करके सिकुड़ने लगा, सिकुड़ने लगा। सेल मेम्ब्रेन सेल वाल को
छोड़ने लगा, ऐसे से सिकुड़ता गया और थोड़ा सा सिकुड़ा और सिकुड़ के बेटा ऐसे हो गया। समझ में आ गया ना? क्यों? क्योंकि हाइपरटोनिक सॉल्यूशन में रखे भाई, वहां पानी की कमी है, और जिस सेल को रखे उसमें भर भर के पानी है, तो पानी कहां से कहां जाएगा? हाई कंसंट्रेशन से लो कंसंट्रेशन जाएगा। बात समझ में आ रहा है? इसीलिए क्या बोल रहा है बेटा कि सेल वॉल डिटैच हो गया है, ठीक है, श्रिंक हो गया है, इसीलिए इसको बोलते हैं प्लाज्मोलाइट सेल। अगर तुमको पूछ दे कि व्हाट विल हैपन इफ वी विल पुट एनिमल सेल इनटू हाइपरटोनिक सॉल्यूशन, प्लाज्मोलाइसिस होगा? बोलना नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? कि भाई सेल मेम्ब्रेन है, सेल वॉल नहीं है। सिर्फ और सिर्फ प्लाज्मोलाइसिस प्लांट सेल में होता है जिसमें सेल वॉल हो। मेरा कहने का मतलब जिसमें सेल वॉल हो। सेल वॉल बताया ना, फंगस में भी होता है, एल्गी में भी होता है। अरे यस और नो? हाँ, तो जिसमें सेल वॉल होता है ना उसी प्लाज्मोलाइसिस हम लोग शो करते हैं, ठीक है ना। यहाँ प्लांट के बारे में बात करेंगे सिर्फ, ठीक है। बोलते हैं हाइपरटोनिक सॉल्यूशन, सब बताया है, ठीक है, समझ में आ गया, ठीक है। समझना, तुमको डिफिनेशन लिखने के लिए देगा, क्या बोलोगे? सिर्फ यही जो समझाया वही लिखना है, रटना नहीं है। क्या? डिटैचमेंट ऑफ सेल मेम्ब्रेन, डिटैचमेंट ऑफ सेल मेम्ब्रेन फ्रॉम द सेल वॉल, फ्रॉम द सेल वॉल ड्यू टू, पानी सब कहां चल गया? बाहर सेल के, ड्यू टू एक्सोस्मोसिस, ड्यू टू एक्सोस्मोसिस के कारण सारा क्या हो गया? सेल वॉल डिटैच हो गया एंड सेल कंटेंट, जितना भी सेल कंटेंट है, श्रिंक्ड एंड दिस स्टेज ऑफ सेल इज नोन एज प्लाज्मोलाइसिस। इसको क्या बोलते हैं? प्लाज्मोलाइसिस बोलते हैं। हम जो बोले ना कॉपी पे लिख लो बेटा, काम आवेगा। चलो जी आगे बढ़ते हैं। न्यूक्लियस, हमने दो चीज के बारे में बोले थे, ठीक है। अब देखो न्यूक्लियस आ गया। न्यूक्लियस की बात करते हैं, कंट्रोल सेंटर ऑफ द सेल, जिसको बोलते हैं ब्रेन ऑफ द सेल। हम लोग को कंट्रोल कौन करता है? ब्रेन। भाई अगर हम लोग को कंट्रोल कौन करता है? ब्रेन। लेकिन यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म, अमीबा, इसमें ब्रेन होता है क्या? नहीं होगा। अरे सर टिश्यू ही नहीं है तो ब्रेन कहां से होगा? अरे टिश्यू ही नहीं है तो ब्रेन कहां से होगा? है कि नहीं? तो सेल का जो न्यूक्लियस है वही कंट्रोल करता है पूरे सेल के एक्टिविटी को, इसीलिए बोलते हैं कंट्रोल सेंटर ऑफ द सेल या फिर ब्रेन ऑफ द सेल। बात समझ में आया? अरे बोलो हाँ। दूसरा न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, हाँ डबल मेम्ब्रेन कॉल न्यूक्लियर इनवेलप। बोलते हैं न्यूक्लियस इस तरह से होते हैं, एक मेम्ब्रेन ये हो गया भाई, दूसरा मेम्ब्रेन ये हो गया, दूसरा मेम्ब्रेन हो गया, डबल मेम्ब्रेन स्ट्रक्चर होते हैं। बताएंगे कौन कौन सा सेल मेम्ब्रेन ऑर्गेनेल ऐसे जिसमें डबल होता है, सिंगल होता है, अभी तुरंत बताएंगे, ठीक है। न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है स्पोर, इसके पास क्या होता है? ये दोनों को क्या बोलते हैं? न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। क्या बोलते हैं? न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। बोलते हैं इसमें पोर होता है। देखो क्या दिक्कत है, थोड़ा ज्यादा कट रहा है भाई, बस तुम समझ जाना, ठीक है ना। ऐसे से क्या है बेटा? पोर है, ऐसे ऐसे छोटे छोटे पोर्स है, ये पोर्स है ना। बोलते हैं एक तो डबल मेम्ब्रेन होते हैं, दूसरे बीच बीच में क्या है? पोर्स है, ठीक है, जो कि क्या करता है? अलाउ करता है मूवमेंट ऑफ पार्टिकल्स फ्रॉम इनसाइड टू द साइटोप्लाज्म, ठीक है। अंदर से कोई भी चीज को बाहर जाना है, कहां पे? सेल मेम्ब्रेन या साइटोप्लाज्म, ठीक है। साइटोप्लाज्म में अगर कोई चीज न्यूक्लियस से बाहर जाना है तो किसके थ्रू जाएगा? किसके थ्रू जाएगा? ये पोर्स के थ्रू जाएगा। या फिर कोई चीज सेल मेम्ब्रेन से साइटोप्लाज्म से सेल के अंदर आना होगा तो भी किसका यूज करेगा? ये मेम्ब्रेन पोर्स का। बात समझ में आया? ठीक है। कंटेनिंग जेनेटिक मटेरियल कॉल्ड डीएनए, जेनेटिक मटेरियल कॉल्ड डीएनए। डीएनए का फुल फॉर्म क्या है भाई? क्या है? डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड। समझो, अब समझो, अब मजा आवे, ये मजा आवे, समझो। एक सेल है जी सर, मान लिया इसमें सेल वॉल है, सेल वॉल है, इस सेल के अंदर एक और मेम्ब्रेन है जिसको प्लाज्मा मेम्ब्रेन बोलते हैं या सेल मेम्ब्रेन बोलते हैं। इसके अंदर क्या है? साइटोप्लाज्म है। अरे हाँ कि ना जी सर, इसके अंदर क्या है? एक डबल मेम्ब्रेन वाला स्ट्रक्चर है
है ना, उसको न्यूक्लियस बोलते हैं। ये न्यूक्लियर मेम्ब्रेन हो गया और ये क्या हो गया, न्यूक्लियस हो गया। इस न्यूक्लियस में जो लिक्विड है, इस न्यूक्लियस में जो भी लिक्विड है उसको क्या बोलते हैं, न्यूक्लियोप्लाज्म। सेल के अंदर जो लिक्विड है उसको साइटोप्लाज्म, न्यूक्लियस के अंदर जो लिक्विड है उसको न्यूक्लियोप्लाज्म। समझ में आ रहा है? समझो, अरे ये समझ गए, बस काम अपना हो गया। इसके अंदर क्या रहेंगे, चाहे तो क्रोमेटिन फाइबर रहेंगे, क्रोमेटिन फाइबर रहेंगे, या फिर क्या रहेंगे, क्रोमोसोम रहेंगे, या फिर क्या रहेंगे, क्रोमोसोम रहेंगे। ठीक है ना? अब तुम समझो, ये स्ट्रक्चर देखो, ये देख लिए, चीज को समझ गए, सेल खत्म, पूरी सेल खत्म हो जाएगा भाई। ठीक है ना? अब देखो, प्लांट सेल है, सेल वाल है, सेल वाल को फाड़े क्या मिला, सेल मेम्ब्रेन, सेल मेम्ब्रेन को फाड़े क्या मिला, साइटोप्लाज्म, साइटोप्लाज्म के अंदर हाथ डाले, कौन सा निकल गया भाई, न्यूक्लियस, न्यूक्लियस डबल मेम्ब्रेन था, है कि नहीं? उसके मेम्ब्रेन को फाड़े, अंदर मेम्ब्रेन के अंदर क्या निकला, लिक्विड, उस लिक्विड का क्या नाम बेटा, न्यूक्लियोप्लाज्म। न्यूक्लियस के अंदर लिक्विड रहने वाले को क्या नाम है, न्यूक्लियोप्लाज्म। ठीक है सर, फाड़ा, ठीक है। उसके अंदर क्या निकला, चाहे तो आपको क्रोमोसोम देखने को मिलेगा या फिर क्रोमेटिन फाइबर। अगर मान लेते हैं कि सेल डिवाइड हो रहा है तो क्या देखने को मिला, क्रोमोसोम। तो समझो कि न्यूक्लियस फाड़े, न्यूक्लियोप्लाज्म, उसके अंदर क्या, क्रोमोसोम, क्या, क्रोमोसोम, और जब उसको खोले तो क्या हो गया भाई, क्रोमेटिन फाइबर। ऐसे समझो, एक लड़की है ना, उसका बाल पूरा ऐसे उजराया हुआ है, ठीक है, तो हर एक बाल समझो क्रोमेटिन फाइबर है, क्या है, क्रोमेटिन फाइबर है। लेकिन जब वो चोटी बांध ली, पूरे को कंडेंस कर दी, सबको एक जगह इकट्ठा कर ली, तो क्या बन गया, क्रोमोसोम। तो भाई चोटी को बोल रहे क्रोमोसोम और बाल को क्या बोल रहे, क्रोमेटिन फाइबर। तो न्यूक्लियस, न्यूक्लियस के अंदर न्यूक्लियोप्लाज्म, न्यूक्लियोप्लाज्म के अंदर क्रोमोसोम। जब क्रोमोसोम को खोलोगे तो क्या निकलेगा, क्रोमेटिन फाइबर। जब उस क्रोमेटिन फाइबर को और बढ़िया से खोलोगे तो क्या निकलेगा, डीएनए। क्या निकलेगा, डीएनए। ठीक है ना? डीएनए को खोलोगे तो क्या निकलेगा, जीन। अब समझो ध्यान से, ये क्या है, क्रोमोसोम। क्रोमोसोम क्या है, क्रोमोसोम, यही तो बता रहा था ना, क्रोमोसोम। इस क्रोमोसोम को खोलोगे, देखो खोला है, ये क्या बन गया है, ये बन गया क्रोमेटिन फाइबर, क्रोमेटिन फाइबर। क्रोमोसोम कब दिखता है, जब सेल डिवाइड होता है, डिवाइड लिखो। जब सेल डिवाइड नहीं होता है तो क्या दिखता है, क्रोमेटिन फाइबर। इस क्रोमेटिन फाइबर को और खोला गया, ये क्या दिख रहा है, डीएनए। इसी डीएनए का एक टुकड़ा ले लिए, कोई डीएनए का यहां से कोई फंक्शनल टुकड़ा ले लिए, इसी को बोलते हैं जीन। ये काट ली, क्या हो गया, जीन। जीन क्या है, जीन इज द फंक्शनल पार्ट ऑफ डीएनए, या बोलते हैं कि फंक्शनल फ्रैगमेंट्स ऑफ डीएनए। भाई टुकड़ा होता है, डीएनए का टुकड़ा, जो काम का टुकड़ा है उसको क्या बोलते हैं, जीन। क्या बोलते हैं, जीन। आप समझो, सेल वाल, सेल मेम्ब्रेन, सेल मेम्ब्रेन हटाया तो साइटोप्लाज्म, साइटोप्लाज्म हटाया तो न्यूक्लियस, मतलब न्यूक्लियर मेम्ब्रेन आया, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन हटाया तो न्यूक्लियोप्लाज्म, न्यूक्लियोप्लाज्म हटाया, उसमें से क्या मिला हमको, क्रोमोसोम। क्रोमोसोम को खोला तो क्रोमेटिन फाइबर, क्रोमेटिन फाइबर को खोला तो डीएनए, डीएनए को काट दिया, क्या मिल गया, जीन, सेल। इसको बोलते हैं बेटा सेल को रिवीजन करना। समझ में आ रहा है? एक बार और ऐसा बनाएंगे, आपका यू चैप्टर खत्म हो जाएगा, या फटाफट चैप्टर खत्म हो जाएगा। बात समझ में आ रहा है? हाँ चलो इसको देखो, आ जाओ भाई। अब सेल की बात अगर किए थे तो दो तरह के सेल होते हैं, एक प्रोकैरियोटिक, एक यूकैरियोटिक। प्रो का मतलब प्रिमिटिव, पहले, जैसे कि अभी आईफोन 17 आया है तो एडवांस है। आईफोन 3, आईफोन 4 जब आया था वो क्या था, प्रिमिटिव था, उसमें उतना फीचर नहीं था जितना अभी वाले में भर भर के फीचर है। यस और नो? यस। अब देखो समझो,
समझने की बात है। हाँ चलिए आ जाइए भाई। बोलते हैं कि जो प्रोकैरियोटिक सेल होते हैं, ठीक है ना, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन नॉट वेल डिफाइंड, यहां पे न्यूक्लियर मेम्ब्रेन नहीं होते हैं, लेकिन यूकैरियोटिक में क्या होता है, न्यूक्लियर रीजन वेल डिफाइंड, मतलब न्यूक्लियर मेम्ब्रेन होते हैं, ठीक है। कहने का मतलब क्या है सर आपका, अगर प्रोकैरियोटिक सेल है, क्या है, प्रोकैरियोटिक सेल है और यूकैरियोटिक सेल है, तो यूकैरियोटिक में क्या, सेल मेम्ब्रेन, साइटोप्लाज्म, ये न्यूक्लियर मेम्ब्रेन क्या होता है, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन तो यहाँ पे होगा, यहाँ पे क्या है, सेल मेम्ब्रेन, ठीक है, क्या है, साइटोप्लाज्म, यहाँ पे भी होगा साइटोप्लाज्म और यहाँ पे भी होगा साइटोप्लाज्म, दोनों जगह क्या होगा, साइटोप्लाज्म दोनों जगह होगा भाई, साइटोप्लाज्म। लेकिन यहाँ पे क्या है, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है ना, उसमें भी डबल है, एक नहीं दो दो मेम्ब्रेन है, यहाँ पे नहीं होता, यहाँ पे न्यूक्लियर मेम्ब्रेन नहीं होता, वेल डिफाइंड नहीं होता। तो सर जो क्रोमोसोम वगैरह रहेगा वो कैसे रहेगा, हम बोलेंगे ऐसे ही इंटेंगल रहता है, ऐसे ही इंटेंगल का मतलब उझराया हुआ रहता है और ऐसे ही रहता है, लेकिन कोई भी यहाँ पे क्या नहीं होता, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन नहीं होता है। बात समझ में आ गया, मेन डिफरेंस। इसके अलावा मान लेते हैं कि यहाँ पे कोई मेम्ब्रेन वाला, जैसे माइटोकॉन्ड्रिया हो गया, ठीक है ना, कोई भी मेम्ब्रेन बॉन्ड यहाँ पे सेल ऑर्गेनेल है, तो यहाँ पे मेम्ब्रेन बॉन्ड सेल ऑर्गेनेल होगा, यहाँ पे मेम्ब्रेन बॉन्ड सेल ऑर्गेनेल नहीं होगा। चलो अभी डिफरेंस देखते हैं। डू नॉट हैव न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, हैव न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, समझाया, मेम्ब्रेन बॉन्ड सेल ऑर्गेनेल एब्सेंट, जैसे कि राइबोसोम से क्या होता है, प्रेजेंट होता है, राइबोसोम इसमें भी होता है बेटा, प्रोकैरियोट में भी और यूकैरियोट में भी होता है, और प्रोटीन बनाता है, क्या बनाता है, प्रोटीन, याद रखना क्या बनाता है, प्रोटीन फैक्ट्री बोला जाता है भाई, आगे काम आएगा, ठीक है ना। तो यहाँ पे जो भी सेल ऑर्गेनेल होगा उसमें क्या नहीं होगा, क्या नहीं होगा भाई, मेम्ब्रेन नहीं होगा, और यहाँ पे जो भी सेल ऑर्गेनेल होगा मेम्ब्रेन हो भी सकता है और कोई कोई में नहीं होगा, वो भी रहेगा, ठीक है ना। लेकिन दोनों में क्या रहेगा, राइबोसोम प्रेजेंट रहेगा। अब बताएंगे आगे कि राइबोसोम में सेल मेम्ब्रेन होता है या नहीं होता, अभी वही स्लाइड निकालेंगे। बोलता है कि ओनली वन क्रोमोसोम, एक क्रोमोसोम है, मोर देन वन क्रोमोसोम है, एक से ज्यादा क्रोमोसोम है। ह्यूमन की सेल की बात करें 46 क्रोमोसोम है, ठीक है। साइज क्या होता है, छोटा होता है। अब तुम भी देखो ना, 5s निकाल रहा था छोटा सा फोन, अभी 17 बड़ा से निकाल रहा है ना, छोटा होता है, ये साइज में बड़ा होता है, 1 से 10 माइक्रोमीटर है ना, माइक्रोमीटर है ना, माइक्रोमीटर। एग्जांपल बैक्टीरिया, बैक्टीरिया, प्लांट्स, एनिमल्स, एल्गी और फंगस, सब कैसे, यूकैरियोट, हम लोग क्या है, सब यूकैरियोट से, ठीक है। अब वो वाला स्लाइड निकाल ही लेते हैं भाई, निकाल ही लेते हैं, ठीक है, ठीक है, हाँ आ जाओ। देखो बोलते हैं कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है, हम क्या बोले कि कुछ ऐसे हैं जिसमें सिर्फ सिंगल मेम्ब्रेन है, ऐसे सेल ऑर्गेनेल है जिसके पास सिंगल मेम्ब्रेन है, वैक्यूल, लाइसोसोम, गोल्गी अपरेटस और एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। लाइसोसोम के जो सेल मेम्ब्रेन होता है बेटा उसको बोलते हैं टोनोप्लास्ट, क्या सॉरी वैक्यूल्स के बोलते हैं टोनोप्लास्ट, टोनोप्लास्ट। वैक्यूल के मेम्ब्रेन का नाम क्या है, टोनोप्लास्ट। मान लेते हैं वैक्यूल है, इसके मेम्ब्रेन को क्या बोलेंगे, टोनोप्लास्ट बोलेंगे। तो वैक्यूल हो, लाइसोसोम हो, गोल्गी अपरेटस हो, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम हो, इसमें सिर्फ और सिर्फ सिंगल लेयर का होता है मेम्ब्रेन, सिंगल लेयर का। सर डबल मेम्ब्रेन किस में होता है, न्यूक्लियस, अभी आपको बताया। माइटोकॉन्ड्रिया, माइटोकॉन्ड्रिया में भी 2 लेयर होगा, आगे चल के दिखाएंगे। प्लास्टिड, प्लास्टिड में भी क्या होगा, 2 लेयर होगा मेम्ब्रेन का, तो इसमें सिंगल, इसमें डबल। सर मेम्ब्रेन लेस सेल ऑर्गेनल, राइबोसोम अभी बताया, ठीक है ना। सेंट्रियोल, सेंट्रियोल्स, बात समझ में आ रहा है, ठीक है। माइटोकॉन्ड्रिया एंड प्लास्टिड बोथ हैव देयर ओन डीएनए एंड राइबोसोम। याद रखना कि माइटोकॉन्ड्रिया सेल ऑर्गेनल है और प्लास्टिड सेल ऑर्गेनल है, ये दोनों के पास क्या है, अपना डीएनए है और अपना राइबोसोम है, खुद का प्रोटीन फैक्ट्री है भाई, समझ में आया। ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, खुद के पास क्या है,
अपना डीएनए है और क्या राइबोसोम है, और ये दोनों में डबल मेम्ब्रेन सेल मेम्ब्रेन होते हैं, ठीक है ना, डबल मेम्ब्रेनस होते हैं, ठीक है। आगे आ जाओ, आगे आ जाओ, कहां थे, हाँ, अब सेल ऑर्गेनेल की बात है, ठीक है, अब सेल ऑर्गेनेल की बात है भाई, ठीक है। हाँ, हाँ देखो, हाँ, सेल ऑर्गेनेल, बोले सेल ऑर्गेनेल आर क्या बोलते हैं बेटा, स्पेशलाइज मेम्ब्रेन बॉन्ड और नॉन मेम्ब्रेन बॉन्ड स्ट्रक्चर, बोलता है चाहे मेम्ब्रेन बॉन्ड भी हो सकता है, उसमें मेम्ब्रेन नहीं भी हो सकता है, जैसे राइबोसोम में नहीं है, वैक्यूल्स में है, माइटोकॉन्ड्रिया में दो दो है, चाहे है या नहीं है अलग बात है, ठीक है। वो सेल के अंदर रहता है और एक परफॉर्म में स्पेसिफिक फंक्शन, वाइटल फंक्शन, मच लाइक ऑर्गन इन द बॉडी। जैसे हमारा आंख है, आंख का एक सिंगल काम है देखना, कान का सुनना, है ना, उसी तरह से एक सेल है, उसमें ऑर्गन तो नहीं है ना, अरे ऑर्गन तो नहीं उसमें है, तो उसमें क्या है कि जब ऑर्गन नहीं है लेकिन सेल ऑर्गेनेल है, तो जिस तरह से हम लोग में मल्टी सेलुलर में होता है ना ऑर्गन, तो जस्ट ऑर्गन के ही जैसा काम करता है सेल ऑर्गेनेल। सेल ऑर्गेनेल को क्या समझो, जस्ट लाइक ऑर्गन, जिस तरह से ऑर्गन, हर ऑर्गन का अलग अलग काम है, हर सेल ऑर्गेनेल का भी अलग अलग काम है, सबको बांट के रखा बेटा, इसी को बोलते हैं लेवर ऑफ डिवीजन, ठीक है ना। कौन कौन सा पढ़ना है हमको, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, दूसरा गोल्गी बॉडी, लाइसोसोम, माइटोकॉन्ड्रिया, प्लास्टिड और वैक्यूल्स, ये सारे के सारे हमको बेटा अभी पढ़ना है। तो चलो शुरू करते हैं एक करके। अब आते हैं एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, बोलता है समझो, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम क्या बोलता है कि फॉर्म ए नेटवर्क ऑफ मेम्ब्रेन बॉन्ड ट्यूब्स एंड सीट विद इन द सेल, ठीक है। अब थोड़ा सा समझो, ये सेल है, सेल मेम्ब्रेन है, साइटोप्लाज्म है, अरे समझो न्यूक्लियस है, क्या है, न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस के आउटर मेम्ब्रेन से, यही ट्रिक है बेटा, न्यूक्लियर के आउटर मेम्ब्रेन से निकलेगा, ऐसे ऐसे ट्यूब बनाएगा, नेटवर्क बनाएगा और क्या बना देगा, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, क्या बना देगा, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। कुछ बनाया, कुछ तो यहां तक चला जाता बेटा, टच किसको कर देता है, सेल मेम्ब्रेन को, ये भी क्या है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, तो नेटवर्क बनाता है, बहुत सारा नेटवर्क बनाता है, समझ में आ रहा है ना, सीट जैसा ऐसा स्प्रेड हो गया है, तो वही बोला है, समझ में आया। चलो आ जाओ, ठीक है। बोलता है कि दो तरह के होते हैं, एक होते हैं रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, दूसरा होते हैं स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। बोलते हैं रफ क्यों होते हैं भाई, क्योंकि उसके मेम्ब्रेन के ऊपर राइबोसोम होते हैं, किसके मेम्ब्रेन के, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के मेम्ब्रेन के ऊपर क्या होते हैं, राइबोसोम होते हैं, ठीक है ना। अब राइबोसोम है, ठीक, कोई भी मेम्ब्रेन है भाई, अब उसके ऊपर ऐसे से दाना दाना कुछ है ना, समझ लो क्या है कि ये है राइबोसोम है, उसको छूओगे तो क्या होगा, रूखड़ा लगेगा, और जिस पर राइबोसोम नहीं है चिकना लगेगा, तो जिस पर राइबोसोम है वो रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, जिसमें नहीं है वो स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। अरे यस और नो, हाँ। बोलता है क्या बनाता है, प्रोटीन बनाता है, क्या बनाता है भाई, प्रोटीन बनाता है, कोई भी डिटॉक्सिफिकेशन में काम नहीं करता है। फिर बोलता है कि अपेयर स्मूथ ड्यू टू एब्सेंस ऑफ राइबोसोम, इसमें राइबोसोम नहीं होता है इसके ऊपर, इसीलिए क्या होता है, स्मूथ होता है। बोलते हैं कि डिटॉक्सिफिकेशन में काम आते हैं, है ना, स्पेशली लिवर सेल। एक पॉइंट है छूट गया, मैं अभी बताता हूं, देखो ये क्या बनाता है, प्रोटीन बनाता है, क्या बनाता है बेटा, प्रोटीन बनाता है। ये क्या बनाता है, लिपिड्स बनाता है, क्या बनाते हैं, लिपिड्स बनाते हैं, ठीक है। एंजाइम्स बनाएगा, हार्मोन्स बनाएगा, तो लिपिड बनाएगा, प्रोटीन बनाएगा, हार्मोन्स बनाएगा, है ना, तो ये किसका काम है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का काम है। चलो आगे बढ़ो, आगे बढ़ो, समझो ध्यान से। अगर मान लेते हैं ऐसे, यहां पे क्या है, ऐसे 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 दे दिए, ठीक है ना, देखो यहां पे राइबोसोम है, यहां पे राइबोसोम है, तो छुएंगे तो रफ एंडोप्लाज्मिक ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ सरफेस ऑफ राइबोसोम, और यहाँ पे स्मूथ है, कोई भी राइबोसोम नहीं है भाई, तो यहाँ पे कोई भी राइबोसोम नहीं है,
तो क्या स्मूथ है। जब राइबोसोम नहीं है तो ये क्या बनाएगा, लिपिड बनाएगा, क्योंकि प्रोटीन बना नहीं सकता। ये स्मूथ है, सॉरी ये रफ है, राइबोसोम है, इसलिए क्या बनाता है, प्रोटीन बनाता है। आ जाओ डायग्राम देखो, देखो ये क्या है, छोटे छोटे दाने दाने क्या है, ए भी इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ओ भी इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, लेकिन इस पे राइबोसोम है इसलिए रफ है और इसीलिए वो स्मूथ है। ठीक है, अब आते हैं गोल्गी बॉडी, गोल्गी अपरेटस, जो कि हम लोग सेकंड पढ़ने वाले हैं ना। क्या है ये, क्या है, सेल ऑर्गेनेल है। क्या है, सेल ऑर्गेनेल है। बोलते हैं कि नेम्ड आफ्टर डिस्कवरी ऑफ कैमलियन गोल्गी। कौन इसको डिस्कवर किया भाई, गोल्गी, कैमलियन गोल्गी नाम के एक साइंटिस्ट है, भाई डिस्कवर किए हैं। समझो, बोलते हैं कि एक मेम्ब्रेन बाउंड सिस्टम है, ठीक है, वेसिकल अरेंज इन रफली पैरेलल टू द ईच अदर एंड स्टेक इज नोन एज सिस्टर्नी। बोलते हैं भाई एक इस तरह से ट्यूब लाइक, समझो कि साइकिल के ट्यूब लाइक ऐसे ऐसे है, ठीक है, और बोलते हैं कि एक दूसरे के पैरेलल है। यहां पे नहीं समझ में आएगा तुमको, ऐसे देखो एक ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर हो गया, बोलता है रफली क्या बेटा, पैरेलल है, ये है, ठीक है, ऐसे, ठीक है ना, थोड़ा टेढ़ा मेढ़ा बन गया ऐसे, ठीक है ना, इस तरह से बन रहा बेटा। ये क्या है, सिस्टर्नी है, पैरेलल है, क्या है, पैरेलल है, ठीक है ना। मतलब पैरेलल क्या मतलब, क्या दोनों लाइन कभी नहीं मिल रहा, ऐसे समझ लो, ठीक है ना, पैरेलल है, और एक के ऊपर रखा हुआ सरिया को उसको बोलते हैं स्टैक। क्या बोलते हैं, स्टैक। तो वही क्या बोला बेटा कि स्टैक मतलब एक दूसरे के ऊपर रखा हुआ है, उसी को क्या बोलते हैं, सिस्टर्नी। तो ये भी सिस्टर्नी, ये भी सिस्टर्नी, ये भी सिस्टर्नी, सिस्टर्नी सिस्टर्नी सिस्टर्नी, बहुत सारे सिस्टर्नी को ऊपर रख करके बनाया गया है। काम क्या है, फ्लिपकार्ट वाला, अमेज़न वाला, पैकिंग करता है, मॉडिफिकेशन करता है, ट्रांसपोर्ट करता है, ठीक है ना। ट्रांसपोर्टेशन ऑफ प्रोटीन अक्रॉस द साइटोप्लाज्म, साइटोप्लाज्म के आसपास भेजता है, ठीक है। फंक्शन क्या भाई, स्टोरेज का है काम, मॉडिफिकेशन का और पैकेजिंग का, ठीक है, दो बार लिख लिया, ठीक है ना, कोई दिक्कत नहीं। स्टोरेज, मॉडिफिकेशन एंड पैकेजिंग का काम है, ठीक है। हाँ, फिर बेटा प्ले रोल इन द फॉर्मेशन ऑफ लाइसोसोम, लाइसोसोम को भी बनाने का भागीदारी किसका होता है, गोल्गी अपरेटस को। अब थोड़ा सा समझो, थोड़ा सा समझो, फिर से डायग्राम, हर बार डायग्राम क्या है, सेल मेम्ब्रेन, ये क्या है, न्यूक्लियस, क्या है, न्यूक्लियस, इसके बाहर से क्या बताया था, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम क्या बोला कि इसके नीचे क्या होता है, गोल्गी अपरेटस। क्या हो गया, गोल्गी अपरेटस, समझ में आया। और ये गोल्गी अपरेटस ही क्या बना देता है, लाइसोसोम। क्या बनाता है, लाइसोसोम। आप समझना, मान लेते हैं कि ये क्या है, ये है आरईआर, क्या है, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। ये क्या बनाया, प्रोटीन बनाया। क्या बनाया, प्रोटीन बनाया। अब बोलता है कि भाई प्रोटीन को तुम पैक कर दो, छोटा छोटा वेसिकल में, पॉकेट में पैक कर दो। किसको बोल रहा है, गोल्गी बॉडी को, गोल्गी अपरेटस बोलो या गोल्गी बॉडी को बोलो, तुम पैक कर दो। बनाया कौन, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। बोला किसको, गोल्गी अपरेटस को, पैक कर दो। तो ये प्रोटीन जो था, ये बनाया प्रोटीन, इस प्रोटीन को ऊपर ऐसे पैक कर दिया, और पैक करने के बाद इधर से ऐसे निकाल दिया। लेकिन ये प्रोटीन को क्या कर दिया, ग्लाइकोप्रोटीन, ग्लाइकोप्रोटीन मॉडिफाई कर दिया। उसी तरह से स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, लिपिड बनाया, उसको क्या कर दिया, गोल्गी अपरेटस पैक कर दिया, वेसिकल बना दिया और मॉडिफाई कर दिया, लिपिड को ग्लाइकोलिपिड बना दिया। बात समझ में आ रहा है। और बोला कि हार्मोन्स भी बनता है, एंजाइम भी बनाता है, और वही एंजाइम को पॉकेट के फॉर्म में पैक कर दिया और क्या बना दिया, लाइसोसोम बना दिया। क्या बना दिया, लाइसोसोम बना दिया, लाइसोसोम बना दिया। समझ में बात आ रहा है कि भाई ये बैठा पड़ा है किसके लिए, कि जो बनाएगा उसको पैकेट में बंद कर देंगे। क्या कर देंगे, पैकेट में बंद कर देंगे। प्रोटीन है, उसको मॉडिफाई करना है ग्लाइकोप्रोटीन में। स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम किसको दिया, गोल्गी अपरेटस को। क्या दिया, लिपिड, ग्लाइकोलिपिड में बदल देगा। अगर मान लेते कि एंजाइम दिया, क्या दिया, एंजाइम, एंजाइम को पैकेट में फॉर्म कर दिया, है ना, एक मेम्ब्रेन में फॉर्म कर दिया, और उसको क्या बना दिया, उसको बना दिया
आपको लाइसोसोम। क्या बना दिया बेटा? लाइसोसोम। बात समझ में आ रहा है? तो बस ये न्यूक्लियस, इसके आउटर से एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, उसके नीचे क्या? गोल्गी एपैरेटस, उसके नीचे क्या? लाइसोसोम। सीक्वेंस, सीक्वेंस याद रख भाई, एक बार सीक्वेंस याद रखेगा ना नहीं भूलेगा, नहीं भूलेगा। ठीक है, अब देखो लाइसोसोम वही, अरे कुछ नहीं, अभी तुमको पता है ना, अभी बताया ना, लाइसोसोम। लाइसोसोम को बनाया किसने? लाइसोसोम को बनाया किसने? गोल्गी एपैरेटस ने। किसने बनाया? गोल्गी एपैरेटस ने। ठीक है, क्यों? क्योंकि एंजाइम बनाया था। एनसीईआरटी लिखता है कि आरईआर क्या फॉर्म करता है? एंजाइम। और वही एंजाइम को कौन पैक कर दिया है? गोल्गी एपैरेटस। जब पैक कर दिया है ना, ऐसे डब्बा में पैक कर दिया भाई एंजाइम। इसे क्या है बेटा? एंजाइम से। इसे क्या है? एंजाइम से पैक कर दिया तो क्या बन गया? लाइसोसोम। तो लाइसोसोम का जन्मदाता कौन? कौन कौन हो गया भाई? लाइसोसोम को जन्मदाता हो गया गोल्गी एपैरेटस। समझ में आया? तो बोलता है कि फिटेड विद डाइजेस्टिव एंजाइम। तो इसके अंदर कौन सा है? डाइजेस्टिव एंजाइम है। बहुत ही होता है बेटा, स्ट्रॉन्ग होता है, किसी चीज को गला देगा बेटा। ठीक है, किससे बनता है बेटा? आरईआर से बनता है। आरईआर एंजाइम बनाया, पैकेट कौन किया? मॉडिफिकेशन कौन कर दिया? गोल्गी बॉडी, और वेसाइकल में पैक कर दिया तो क्या बन गया? लाइसोसोम। ठीक है, बोलते हैं कि सेल वेस्ट डिस्पोजल सिस्टम या फिर ग्रेवयार्ड बोलते हैं बेटा, है ना, बोलते हैं कि ग्रेवयार्ड ऑफ द सेल, मतलब कूड़े कचड़े जो होते हैं ना, ऐसा बोल दो डस्टबिन। समझ में आ रहा है ना कि कोई भी चीज डैमेज हो गया तो उसको क्या करेगा बेटा? ये वहां पे दफना देगा, खत्म कर देगा उसको। ठीक है, अब समझो, they digest foreign material and burn out organelle to maintain the cell cleanness। बोलता है कि कोई भी बाहर के चीज को भी ये क्या कर देता है बेटा? मार देता है, या कभी कभी बेटा जो काम नहीं करता सेल ऑर्गेनेल उसको भी मार देता है बेटा, ताकि सेल को क्लीन कर दे, सेल को क्लीन कर दे। लाइसोसोम ब्रेक डाउन कॉम्प्लेक्स, ठीक है ना, कॉम्प्लेक्स सब्सटेंस इनटू सिंपल वंस यूजिंग द पावरफुल एंजाइम। जितने भी कोई कॉम्प्लेक्स है सब्सटेंस उसको सिंपल सब्सटेंस में तोड़ देता है कौन? लाइसोसोम। क्योंकि इसके अंदर डाइजेस्टिव एंजाइम है। डाइजेस्टिव एंजाइम क्या करता है? कॉम्प्लेक्स को तोड़ तोड़ के किसमें कर देता है? सिंपल में कर देता है। बोलता है सुसाइडल बैग। सुसाइडल बैग क्यों बोलता है समझाते हैं, थोड़ा सा समझो ऐसे कि भाई ये सेल है, मैं क्या बोल रहा हूं, ये लाइसोसोम है। ये लाइसोसोम देख रहा है सेल में क्या है नहीं है, अरे भाई यहाँ पे कोई बाहर का पार्टिकल्स आ गया, कोई बैक्टीरिया आ गया, बोलता है इसको मारो। गया तुरंत उसको खींच लिया अपनी तरफ, खींच के अंदर ले लिया, और अंदर भारे पड़े हैं बेटा डाइजेस्टिव एंजाइम, उसको खा पी के बचा दिया। ठीक है, लेकिन घूम रहा देख, अरे ये तो सेल ऑर्गेनेल काम नहीं कर रहा है, ये बुढ़ा हो गया, उसको याद रहा है कि क्या करेगा, ये इसको कोई काम नहीं है। क्या किया? अपने सेल ऑर्गेनेल जो कि बेकार हो गया है, काम करना बंद कर दिया है, या किसी कारण मर गया है, तो उसको क्या करेगा कि तुम सेल में बेकार कचरा फैलाओगे और उसको डाइजेस्ट कर जाता है। अरे बात समझ में आ रहा है? हाँ ठीक है। कभी कभी क्या होता है कि बेचारा मान लेते कि कोई सेल किसी कारण डैमेज हो गया, सेल क्या हो गया? डैमेज हो गया। ठीक है, अब इसको उस सिचुएशन में पूरे सेल को ही साफ करना है, तो क्या करते बेटा? ये ब्रस्ट हो जाता है, फट जाता है। जब फट जाता है तो खुद तो डूबेंगे सनम, तो बेबी ले डूबेंगे। तो भाई जब ये फट गया तो खुद तो मर ही गया, खुद तो मर ही गया, और पूरे सेल को भी मार दिया। बात समझ में आया? इसीलिए इसको बोलते हैं सुसाइडल बैग। ठीक है ना, एनसीईआरटी बोला है साफ साफ कि कोई भी सेल किसी प्रकार का डैमेज हो जाए तो उस समय क्या करता है कि देखता है कि भाई पूरे सेल को हम कहां ठिकाना लगाएं, तो क्या करता है? खुद फट जाता है बेटा, समटाइम्स फट जाता है और पूरे डाइजेस्टिव एंजाइम बाहर आ जाते हैं, सारे सेल को डाइजेस्ट हो जाता है, इसलिए बोलते हैं सुसाइडल बैग। बात समझ में आया? अब आता है वैक्यूल। प्लांट सेल में भी होगा, एनिमल सेल में भी होगा। ठीक है, लेकिन ये है प्लांट सेल। क्या है? प्लांट सेल। ठीक है, वैक्यूल ये है, वैक्यूल ये है। बोलते हैं कितना बड़ा वैक्यूल है, और बड़ा वैक्यूल होने के कारण जो प्लांट सेल होता है उसमें न्यूक्लियस थोड़ा सा शिफ्ट होता है, सेंटर में नहीं होता, थोड़ा सा अलग होता है। रीजन क्या है कि बहुत बड़ा वैक्यूल है, बहुत बड़ा वैक्यूल है। बोलता 50 से 90% स्पेस ऑक्युपाई करता है, 50 से
90% स्पेस को ऑक्युपाई करता है, ठीक है ना। इसमें बहुत सारा सेल सैप है। सेल सैप का मतलब जो भी चीज सेल के अंदर भरा पड़ा था वो सारा इसमें स्टोर करके रखता है, ठीक है। रिजिडिटी, रिजिडिटी देता है, टर्जिडिटी, टर्जिडिटी जब पानी उसमें भरता है बेटा तो वो फूलता है, प्रेशर लगाता है, एकदम टाइट हो गया, ऐसे समझो फूल के टाइट मतलब टर्जिडिटी, और टाइट मतलब कड़ा मतलब रिजिडिटी। और जब ये दोनों है इसीलिए प्लांट सेल कड़ा होता है। यस और नो, हम लोग इसे थोड़ी मुलायम होता है, अरे समझो थोड़ा सा भाई, ठीक है ना। और जितने भी कोई इसेंशियल है अमीनो एसिड वगैरह है सब उसमें क्या कर ले बेटा, स्टोर करेगा। देखो अमीनो एसिड को स्टोर किया, शुगर को, प्रोटीन को, है ना, सबको क्या करेगा बेटा उसमें स्टोर कर लिया, ठीक है। एंड सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म कोई अगर है जैसे अमीबा, ठीक है ना, तो वो क्या बना लेता है बेटा, फूड वैक्यूल्स। तो अमीबा के पास क्या होता है, फूड वैक्यूल्स हो गया। मान लेते ये अमीबा है, सबसे आसान बनाना अमीबा है, ठीक है, न्यूक्लियस है, तो क्या बना लेता है बेटा, इधर से फूड आया, ये फूड आया, तो इस फूड को क्या करता है, चारों तरफ से घेर लेता है, फूड वैक्यूल्स बना लेता है, फूड वैक्यूल्स बना लेता है, ठीक है ना, यूनिसेलुलर में, ठीक है। मल्टीसेलुलर में तो स्टोरेज का काम करता है, अमीनो एसिड वगैरह सबको रखता है। एक्सपेलिंग द एक्सेस वेस्ट वाटर एंड वेस्ट फ्रॉम द यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म, ठीक है। देखो जो भी वाटर है, पानी है, उसको बाहर फेंकना है, फटाफट फेंक देगा बाहर, इससे ही निकाल देगा। बस समझ में आया, ठीक है। बोलते हैं वैक्यूल्स आर स्टोरेज सैक फॉर सॉलिड और लिक्विड, इसमें सॉलिड भी जमा करता है और लिक्विड भी जमा करता है। चलो बात समझ में आया, बहुत बढ़िया। अब आता है माइटोकॉन्ड्रिया, इसको बोलते हैं पावर हाउस ऑफ द सेल। क्वेश्चन पूछता है व्हाई माइटोकॉन्ड्रिया इज नोन एज पावर हाउस ऑफ द सेल, क्यों माइटोकॉन्ड्रिया पावर हाउस ऑफ द सेल से बोलते हैं। आपको एक चीज पिछले स्लाइड में पढ़ाया था कि माइटोकॉन्ड्रिया, प्लास्टिड और न्यूक्लियस, ये तीनों में डबल मेम्ब्रेन सिस्टम होते हैं, ठीक है। तो माइटोकॉन्ड्रिया सबसे पहले बोलते हैं कि पावर हाउस ऑफ द सेल बोलते हैं भाई, क्यों, साइट फॉर एरोबिक रिस्पायरेशन, एरोबिक रिस्पायरेशन, रिस्पायरेशन तो पहले तुम समझो, हमको पता है तुमको भी नहीं आता है, क्या आता है तो बहुत बढ़िया बेटा, इनाम मिलेगा, इनाम। रिस्पायरेशन मतलब जो भी तुम फूड खा रहे हो, ऑक्सीजन की मदद से इसको ब्रेक डाउन किया और क्या मिला, एनर्जी, क्या मिला, एनर्जी, ठीक है, या CO2 मिला, ठीक है ना, CO2 बाहर आया, ठीक है कि नहीं। और बोलो H2 वगैरह छोड़ दो, मतलब दोनों को ब्रेक डाउन किया और एनर्जी मिला, इसको क्या बोलते हैं बेटा, रिस्पायरेशन, ठीक है। अब एनर्जी चाहिए तो कौन सा प्रोसेस जरूरी है एनर्जी के लिए, रिस्पायरेशन। अब देखो समझो, खाना को कहां, जो हम लोग डाइजेस्टेड फूड को कहां भेज दिए बेटा, सेल में, सेल के भी किसके अंदर, माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया क्या करेगा कि उस खाने को, डाइजेस्टेड फूड को तोड़ेगा, किसमें, एनर्जी में, उसे एनर्जी निकालेगा, इसीलिए क्या बोलते हैं, पावर हाउस ऑफ द सेल, ठीक है। बोलते हैं कि दो मेम्ब्रेन सिस्टम होते हैं, बता दिया। आउटर मेम्ब्रेन बोलते हैं बेटा, पोरस होते हैं, ऐसे ऐसे छोटे छोटे छेद होते हैं बेटा, और इनर देखो ऐसे ऐसे फोल्ड होते हैं, अंदर वाला क्या होता है बेटा, फोल्ड, और ज्यादा फोल्डिंग के कारण क्या होता है, सरफेस एरिया बढ़ जाता है, ठीक है। और जितना ज्यादा सरफेस एरिया रहेगा उतना ज्यादा एटीपी जनरेट करेगा। लेकिन देखो माइटोकॉन्ड्रिया का भी अलग सेल है, खेल है बेटा, जोन सेल का ज्यादा काम है एनर्जी का, वहां पे सेल में माइटोकॉन्ड्रिया ज्यादा होता है। जैसे हम लोग दौड़ते भागते हैं, तो जो हमारे मसल्स है, हाथ का, जो पैर का जो सेल्स है, उसमें माइटोकॉन्ड्रिया सेल में ज्यादा पाए जाएंगे। समझ में आ रहा है ना। ये नाक, नाक का क्या यूज है, कोई यूज है? नहीं यूज है ना, नाक बैठा रहता है, दौड़ता भागता नहीं है, तो यहाँ का जो सेल होगा उसमें माइटोकॉन्ड्रिया का नंबर कम होगा, ये भी फैक्ट है। चलो आ जाओ, ठीक है। बोलते माइटोकॉन्ड्रिया प्रोड्यूस, ठीक है, सेलुलर एक्टिविटी और मैकेनिकल वर्क। अरे भाई सेल को सिस्टम चलाने के लिए उसको भी तो चाहिए ना, उसको भी तो चाहिए ना एनर्जी, तो सेल एनर्जी प्रोड्यूस करता है, खुद एनर्जी ले लेता है। मतलब पावर हाउस है, बिजली विभाग है, तो भाई वहां भी स्टाफ लोग रहता है, वहां भी तो बल्ब बिजली जलता है, तो वहां भी तो कुछ बिजली खपत होता होगा ना, बाद में दूसरे के यहाँ भेजता है। तो सेल के अंदर भी बिजली, सेल के अंदर भी क्या यूज होता है, एनर्जी। एक तो उसके लिए काम आ जाता है, दूसरा जो सेल एक्टिविटी करता है, हम लोग दौड़ते भागते हैं, उसके लिए एनर्जी की जरूरत पड़ता है, तो बचा हुआ एनर्जी वो हम लोग को देता है। बात समझ में आया?
बोलते हैं कि इसके पास अपना डीएनए और राइबोसोम होता है, बताया था, है ना। अपना डीएनए इसीलिए क्या बोलते हैं कि डीएनए और राइबोसोम है, राइबोसोम में तो क्या करता है, खुद से प्रोटीन बनाता है। अरे बात समझ में आया? ठीक है ठीक है ठीक है। चलो अब आते हैं प्लास्टिड। प्लास्टिड के बारे में समझ लो कि सिर्फ और सिर्फ किसमें प्रेजेंट होंगे, प्लांट सेल में होंगे। किससे प्रेजेंट होंगे, प्लांट्स में होंगे। दो टाइप्स ऑफ प्लास्टिड होता है, समझो, क्रोमोप्लास्ट और ल्यूकोप्लास्ट। भाई कंफ्यूज मत होना, 11th के एनसीईआरटी बोलता है 3 टाइप के होते हैं और 9th के एनसीईआरटी बोलता है 2 टाइप के होते हैं। समझो, समझाते हैं। जो क्रोमोप्लास्ट है, क्रोमोप्लास्ट ये बोलते हैं कलरफुल प्लास्टिड होते हैं, सिर्फ फ्लावर और फ्रूट्स में होते हैं। फ्लावर देखो कलरफुल होते हैं, है ना, चाइना रोज हो गया, रोज हो गया, बहुत सारे फूल अलग अलग है। फ्रूट्स, पपाया का अलग है, मैंगो का अलग है, एप्पल का अलग है, कलर है, रेड चिल्ली है, ग्रीन चिल्ली है। सब में कौन सा पिगमेंट पाया जाता है, कलरफुल, क्रोमोप्लास्ट। तो जितने भी कलर, जितने भी फ्रूट्स एंड फ्लावर है, कौन सा पिगमेंट पाया जाता है, कौन सा प्लास्टिड पाया जाएगा बेटा, क्रोमोप्लास्ट पाया जाएगा। फिर बात करते हैं ल्यूकोप्लास्ट। बोलते हैं कलरलेस होते हैं, ये बेसिकली रूट में प्रेजेंट होते हैं। क्या होते हैं, रूट में, प्लांट्स के रूट में प्रेजेंट कौन सा प्लास्टिड होते हैं, कौन सा होते हैं, ल्यूकोप्लास्ट, रूट में होते हैं। काम क्या है, मेन समझो, काम है कि यहाँ पे स्टोर करना, स्टोर करना, रूट में स्टोर करना, किसका, स्टार्च का, जैसे पोटैटो हो गया, है कि नहीं। अब देखो वो स्टेम का मॉडिफिकेशन है, पोटैटो स्टेम का मॉडिफिकेशन है, ठीक है ना। तो रेडिस हो गया, है कि नहीं, ठीक है। तो ये सब चीज हो गया। फिर बात करते हैं ऑयल, क्या बेटा, ऑयल, ठीक है। फिर बोलते हैं प्रोटीन, क्या, प्रोटीन ग्रेन्यूल्स। मतलब क्या है कि जो रूट में प्रेजेंट होता है, जो ल्यूकोप्लास्ट होता है, क्या क्या डालेगा, स्टार्च डालेगा अपने अंदर, ऑयल डालेगा और प्रोटीन के छोटे छोटे ग्रेन्यूल्स डालेगा, ठीक है, सब स्टोर करके रखेगा। फिर बोलते हैं कि क्लोरोप्लास्ट। देखो एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग क्या बोलता है कि क्लोरोप्लास्ट क्या है, एक क्रोमोप्लास्ट है। क्लोरोप्लास्ट क्या है, क्रोमोप्लास्ट है, जिसके अंदर एक पिगमेंट होता है क्लोरोफिल, उसी के कारण, है ना, वो फोटोसिंथेसिस परफॉर्म करता है। तो तुम ऐसे याद रख लो, क्लोरोप्लास्ट, है ना, क्लोरो मतलब ग्रीन, जितने भी लीफ होते हैं कहां प्रेजेंट होगा बेटा, लीफ में। क्रोमोप्लास्ट जितने भी फ्लावर एंड फ्रूट्स में, ल्यूकोप्लास्ट रूट में, है कि नहीं। ग्रीन, कलरफुल एंड कलरलेस, ऐसे याद रखो, मस्त रहो, ठीक है ना। देखो ये दिखा दिया है, ये दिखा दिया ल्यूकोप्लास्ट। हाँ ये इंपॉर्टेंट वाला तो हम लोग बात कर लिए भाई। अब आते हैं सेल डिवीजन। समझो 5 मिनट का टॉपिक है भाई, सेल डिवीजन। सेल डिवीजन जरूरत क्यों पड़ा, सेल डिवीजन जरूरत क्यों पड़ा, एक नया सेल बनाने के लिए। किसके लिए, एक नया सेल बनाना है, तो कहां से बनेगा, सेल डिवीजन से। पढ़े थे ना कि सेल कम फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग सेल, है ना। ये सेल कहां से आया होगा भाई, जब ये सेल डिवाइड किया होगा ना ऐसे, तो ये सेल आया होगा। तो ये सेल कहां से आया, पीछे से आया, पीछे से आया, ठीक है। तो सेल कहां से आया, सेल डिवीजन से होता है। नए सेल बनाना है तो सेल डिवीजन करवाना पड़ेगा, ठीक है। किसके लिए इंपॉर्टेंट है, ग्रोथ के लिए। छोटा बच्चा है, बड़ा धीरे धीरे बढ़ रहा है, उसमें नंबर ऑफ सेल क्या हो रहे हैं, बढ़ रहे हैं, ठीक है। रिप्लेसमेंट, कोई भी सेल मान लेते कि डैमेज हो गया, टूट फूट गया, कट फट गया, तो वो सेल वहां पे नहीं है, अब नया सेल चाहिए, तो नया सेल के लिए क्या करना पड़ेगा, सेल डिवीजन करना पड़ेगा। तो रिप्लेसमेंट ऑफ, क्या बोलते हैं, डैमेज सेल। रिप्रोडक्शन, रिप्रोडक्शन इन यूनिसेल्युलर भाई, रिप्रोडक्शन इन यूनिसेल्युलर, हम लोग में नहीं बेटा, जो मल्टी सेलुलर है प्लांट्स और एनिमल्स में नहीं, उसमें रिप्रोडक्शन नहीं। लेकिन अमीबा, अमीबा क्या होता है, सिंगल सेल होता है। जब ये सेल डिवाइड किया, सबसे पहले क्या डिवाइड होता है, न्यूक्लियस, फिर बाद में क्या डिवाइड होता है, साइटोप्लाज्म, है कि नहीं, और फिर बाद में क्या हो जाता है, 2 डॉटर सेल बन जाता है, यस और नो। हाँ, तो ये देखो यहाँ पे 1 से 2 सेल बना है, क्या हुआ, नंबर ऑफ सेल इंक्रीज हुआ है, नया सेल बना है, सेल नंबर इंक्रीज हुआ है, इसीलिए। लेकिन 1 सेल से 2 डॉटर सेल बोले तो यहाँ रिप्रोडक्शन भी हुआ है। तो यूनिसेलुलर में रिप्रोडक्शन के भी काम आते हैं। 2 टाइप के होते हैं, एक होते हैं माइटोसिस और दूसरे होते हैं मियोसिस। एक होते हैं माइटोसिस, दूसरे होते हैं मियोसिस। समझो, बहुत समझना, बहुत ध्यान से बेटा, ठीक है ना। अभी हमने जो ये लिया है, एक सेकेंड, हाँ ठीक है,
ये जो डायग्राम हम लोग लिया है, ये लिया है बेटा मियोसिस का, मियोसिस का, और ये लिया है माइटोसिस का। समझना, देखो अगर सेल को ग्रो करना है, सेल को ग्रो करना है, रिपेयर करना है, सेल को ग्रो और रिपेयर करना, कौन सा डिवीजन शो करेगा? माइटोसिस। कौन सा? माइटोसिस। अब रिप्रोडक्शन करना है, मतलब रिप्रोडक्टिव सेल, रिप्रोडक्टिव सेल चाहिए, मतलब गैमेट चाहिए, गैमेट चाहिए मतलब स्पर्म चाहिए या फिर ओवा या एग चाहिए, तो कौन सा? मियोसिस। तो कौन सा? मियोसिस। मतलब सर ग्रो और रिपेयर करना है तो एक से दो है ना, ऐसे ऐसे करते रहेंगे तो क्या होगा? माइटोसिस। तो माइटोसिस में एक सेल से कितने सेल बन रहे हैं? दो। एक से कितने बनते हैं? दो। मियोसिस में कितने बनते हैं? एक, दो, तीन, चार। कितने बने? चार बने। इसमें कितने बने? दो बने। एक चीज और, हमारे बॉडी के जितने भी सेल हैं, हेयर के, नाक का, कान का, मुंह का, दांत का, पेट का, हाथ का, किसी चीज का, क्रोमोसोम कितने होंगे सेल में? 46। कितने होंगे? 46। लेकिन हमारे जो सेक्स सेल होते हैं, है ना, ह्यूमन में जो सेक्स सेल होते हैं, मेल में क्या होता है? सेक्स सेल, जर्म सेल जिसको बोलते हैं स्पर्म, और फीमेल में ओवा। इसमें कितने क्रोमोसोम होते हैं? 23। कितने होते हैं? 23 होते हैं। तो समझो, अब मान लेते हैं यहां पे कितना? 46 क्रोमोसोम है। अब यहां से दो सेल बना, इसमें 46, इसमें 46, मतलब यहां पे कोई क्रोमोसोम घटा है? नहीं, कोई भी क्रोमोसोम नहीं घटा है। लेकिन अगर मान लेते हैं यहां पे 46 क्रोमोसोम है, यहां से 4 बन गया है, 1, 2, 3, 4, इसमें 23 क्रोमोसोम, 23 क्रोमोसोम, 23 क्रोमोसोम, 23 क्रोमोसोम। दिमाग में आते ही क्या है भाई? 4 है तो क्या? मियोसिस। क्या? मियोसिस। 2 बन रहा है तो क्या? माइटोसिस। क्या बन रहा है? माइटोसिस। क्रोमोसोम सेम है, क्रोमोसोम हाफ है, क्रोमोसोम हाफ है, इसीलिए बोलते हैं रिडक्शनल डिवीजन। रिडक्शनल डिवीजन। सेम है इक्वेशनल डिवीजन, इक्वेशनल डिवीजन। नंबर सेम है भाई, नंबर सेम है, इसीलिए जो स्पर्म होता है उसमें क्रोमोसोम कितने मिलेंगे? 23 मिलेंगे। ओवा होता है या एग जो होता है, सिंगल सेल होता है, इसमें कितने होते हैं? क्रोमोसोम कितने होते हैं बेटा? 23 है, 23 होते हैं। बात समझ में आया? अब इससे तो समझ में आ ही जाएगा। मियोसिस, माइटोसिस, कितने? माइटोसिस में 2 डॉटर सेल बनाएगा, है कि नहीं? सेम नंबर ऑफ क्रोमोसोम रहेगा, ठीक है। इक्वेशनल डिवीजन बोलेंगे, हेल्प इन ग्रोथ एंड रिपेयर, लिखा हुआ है। कितने बनाएंगे? 4 बनाएंगे भाई, ठीक है। हाफ नंबर ऑफ क्रोमोसोम हो जाएगा, इसलिए रिडक्शनल डिवीजन और हेल्प इन प्रोडक्शन ऑफ गैमेट। बात समझ में आ गया? हाँ, तो ये था बेटा आपका पूरा ये सेल का कहानी। किसका था बेटा? सेल का कहानी इतना था, ठीक है। अगर भाई देखो वीडियो अच्छा लगा होगा तो बिल्कुल दबा के सब्सक्राइब कर दो भाई, अपने दोस्त लोग को बता दो, जिसका बेसिक कमजोर है उसी के लिए वीडियो बनाते हैं, उसी के लिए चैनल है बेटा। तो बस यही बोलेंगे, थैंक यू सो मच, है ना। अगर आपको समझ में आया लेक्चर को तो कमेंट भी लिखिए, समझ में आया सर, है ना, बहुत अच्छा लगेगा, हमको अप्रिशिएट होगा, और भी मेहनत करेंगे बेटा आप लोग के लिए, ठीक है ना। तो इसी तरह से हम लोग के साथ जुड़े रहें, और भी सोशल साइंस, मैथ एंड इंग्लिश के सारे टीचर्स लोग यहाँ पे वीडियो अपलोड करते रखते हैं, तो उसे भी जाके एक बार चेकआउट कीजिए। चलिए, थैंक यू।